हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। अभी आपके समर हॉलीडेज चल रही है तो बेटा आई आई नो थोड़ा सा अभी रिलैक्स मोड चल रहा है ना। स्कूल टाइम था, जल्दी उठना है ना, होमवर्क्स वगैरह पूरे टाइम पीरियड लगाना है ना, तो आई नो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद अब अपनी भी स्टडी करते हैं। तो गर्मियों की छुट्टी में बेटा रिलैक्स होना तो बनता है, वो बात तो सही है, लेकिन ट्वेल्थ ईयर भी है बेटा, ये भी एक फैक्ट है जो इग्नोर आप नहीं कर सकते। देखिए बेटा, बाकी 11 तक जो आपने क्लासेस पढ़ी वो एक तरफ होती हैं, ट्वेल्थ जो ईयर होता है वो एक तरफ होता है। सर ये ट्वेल्थ में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसको हम एक तरफ रख दें? बेटा वो स्पेशल ये है क्योंकि पहली बस बोर्ड ईयर है इसलिए नहीं, नहीं बोर्ड ईयर है वो तो ठीक है। अरे बेटा बोर्ड से क्या फर्क पड़ता है, पहले स्कूल में पेपर देते तब कहीं बाहर जाके देखोगे ये कुछ बातें हैं? कोई बातें नहीं है। फर्क यहाँ पे क्या पड़ रहा है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये आपका करियर शेप करने में मदद करता है बेटा। आपको आगे किस कॉलेज में लेना है ये उसमें डिपेंड करता है आपके ट्वेल्थ के ग्रेड्स। हालांकि बेटा पूरे तो अब जैसे पहले मेरिट सिस्टम होता था वो तो अब है नहीं, अब तो बेटा एंट्रेंस बेस्ड हो गया है ना, सीयूटी हो गया या आईपी हो गया जो भी है। तो लेकिन डिपेंड तो करता है ना, तो ट्वेल्थ की स्टडी डिपेंड करती है या आपको ये बता देती है कि आपको आगे कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ में आप अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, 11 तक आपको ऐसा लगता था कि यार हम अकाउंट्स में ही अपना करियर बनाएंगे, लेकिन ट्वेल्थ में तीन तीन किताबें देख के भाई साहब आप चक्कर खा के गिर गए हो। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि बेटा यहाँ पे सैम अकाउंट क्लासेस में आपके लिए ये तीनों बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी इजी। आप सोचोगे भाई ये तो बीएसटी से भी इजी हो गया, ऐसा बन जाएगा बेटा अकाउंट्स। खैर, तो हो सकता है ट्वेल्थ में या पसंद ही ना हो, अब उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। कोई बच्चा है जिसको पसंद ही नहीं आ रही ट्वेल्थ की अकाउंट्स, तो वो सोचेगा यार अकाउंट्स में करियर नहीं बनाना। तो ट्वेल्थ इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, आपका करियर बनाने में मदद करता है, आपको बता देता है कि भैया हमें अब किस में अपना करियर बना देना है। आपको इकोनॉमिक्स अच्छे लगने लग गई है ट्वेल्थ की, आप इकोनॉमिक्स में हो सकता है करियर बना लो, इको ऑनर्स पढ़ लो। अकाउंट्स अच्छे लगने लग गई है, आप बीकॉम कर लो, है ना, सीए सीए में कर लोगे, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, इसलिए ट्वेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। अभी हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, आई नो इसमें आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, अभी हॉलीडेज हैं, प्लानिंग चल रही है, हर चीज है, लेकिन बेटा साथ में ट्वेल्थ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये भी बात बता दूं, इग्नोर ये जो ट्वेल्थ ईयर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है बेटा। इसमें आप इतना रिलैक्स या टेक इट इजी वाला एटीट्यूड 11वीं तक तो चलो चलता है, लेकिन ट्वेल्थ में नहीं चलता बेटा इतना। ठीक है, तो आपको अपनी साइड बाय साइड स्टडीज साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। कुछ कुछ स्कूल्स में तो बेटा प्रोजेक्ट वर्क भी देना स्टार्ट कर दिया गर्मियों की छुट्टियों में, कि भैया अभी गर्मियों की छुट्टियों में प्रोजेक्ट वर्क निपटा लो, आगे जाके तो बेटा क्योंकि सैंपल पेपर करना धड़ल्ले से टाइम नहीं होता। मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप भी अपना प्रोजेक्ट अभी से ही बनवा लो। अगर आपका सीनियर से कांटेक्ट है तो अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लो, वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस करो कि भैया क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा बेटा ये सब क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे होता है, तो अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। पूछो क्यों, क्योंकि आगे जाके जब आप ये करने बैठोगे बेटा, वो टाइम होता है जब प्री बोर्ड पास आ जाते हैं। अब बेटा प्री बोर्ड के टाइम पे आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे, उस टाइम आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, तो बेटा ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ तो इन छुट्टियों को बेटा यूटिलाइज करो, ये आपके पास पूरा पूरा टाइम है। आप बेटा पहले अपने स्कूल में कितने होते हैं, 8-9 घंटे तो आप अपने स्कूल में लगाए आते हो, अब वो आपको वो घर में है, आपको मिल गए हैं 8-9 घंटे, वो एटलीस्ट आप उसको प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी बेटा करते रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अपना बेटा आज अपने इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेक्चर 7 हम आ गए हैं। लेक्चर 7 बेटा मैंने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट 6 लेक्चर्स में अब तक हम क्या चल रहे थे सर? बेटा थोड़ी बहुत थ्योरी चल रही थी, लेकिन ये ऐसी वैसी थ्योरी नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल का पार्ट ही है। अगर आप इस थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, आगे वाला जो मैं प्रैक्टिकल आपको कराने वाला हूं वो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा। सीधी बात है बेटा, आपको ये पता ही नहीं है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड जब होती ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट है, या पार्टनरशिप डीड होती है लेकिन उसके अंदर कोई क्लॉज होता है जो एब्सेंट होता है, वो हमने लिखा नहीं, तो बेटा उस केस में हम क्या करें? अगर आपको ये पता ही नहीं तो आप बेटा क्वेश्चंस क्या ही निकालोगे? बेटा क्या ही क्वेश्चंस निकालोगे जब आपको चीजें पता ही नहीं है? तो बेटा आज जो मैं ये टॉपिक कराने वाला हूं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इफ पार्टनरशिप इज साइलेंट ऑन वेरियस टर्म्स देन प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आपने एक पार्टनरशिप डीड बना रखी है, सोचो रिटर्न एग्रीमेंट है। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप डीड इन डिटेल में, आप लास्ट क्लास को रेफर कर लीजिए मेरी। ठीक है, अच्छा आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जैसे जैसे कोर्स मेरा यूट्यूब पे आ रहा है बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डिस्क्लेमर है या एक एडवाइस है, जो भी आप इसको लेना चले।
बेटा ये आपको सारी चीजें सीक्वेंस वाइज देखनी है, मेरे लेक्चर्स और पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं। देखिए अगर आप आधे अधूरे लेक्चर्स मेरे दूसरी वीडियोस पे आ जाएंगे, क्या है आपको कंसेप्ट शायद समझ में ना आए दूसरी क्लास का। रीजन बीइंग क्योंकि उस क्लास में जो मैंने लॉजिक दिया बेटा वो बहुत ज्यादा टॉप क्वालिटी नेक्स्ट लेवल दिया होगा। अब वो दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो तो रेपिटेशन हो जाएगी। इसलिए बेटा मैं आपको ये चीज, और बेटा ये कंटेंट मटेरियल लेके आ रहा हूँ इतिहास में ऐसा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं रीजन भी मैं प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाता हूँ बेटा। तो प्रोफेशनल कोर्सेज का मुझे पता है बेटा क्या लॉजिक और बच्चे कहाँ गड़बड़ कर देते हैं, तो वो चीज मैं आपका अभी ही ठीक कर दूंगा। क्योंकि बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज में जब बच्चे पढ़ते हैं, मैं जब उनको पढ़ाता हूँ तो बेटा उनके 11th 12th के बेस हिले हुए होते हैं और मुझे उनको वहां पे करेक्ट करना पड़ता है। इसलिए मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं। आगे आप भी बेटा वो प्रोफेशनल कोर्स पढ़ोगे, है ना बेटा। तो तो मैंने यही सोचा जब मैं बार बार इनके बेस ठीक कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं 11th 12th भी इनको पढ़ा देता हूँ। सीधी बात। तो बेटा आप लोगों के लिए इसलिए मैं 11th 12th का लेक्चर लेके आया हूँ, ये रीजन है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में 11th 12th के बेसिक ही हिले पड़े हैं बेटा, तब प्रोफेशनल कोर्सेज में हम आगे कब जाएंगे, तब बेसिक ही पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो भाई बेसिक ही पढ़ा देते हैं, इससे 11th 12th स्टूडेंट्स को तो भला हो ही जाएगा, उन प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये रीजन है। तो बेटा जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो बड़ी टॉप नॉच होने वाली है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होने वाली है, और ऐसी एक्सप्लेनेशन जो आपको रियल लाइफ में मदद करेगी बेटा। दो टाइप की एक्सप्लेनेशन होती है, एक तो बेटा मैं ऐसे ही समझा दूं बस कंसेप्ट समझाने के लिए, और एक होती है बेटा एक्सप्लेनेशन समझाना लेकिन रियल लाइफ में रेडी करने के लिए। ये वाली मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं रटेंगे बेटा, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, तो कुछ भी नहीं रटेंगे। कितने भी फॉर्मुलाज आ जाए बेटा, इस चैप्टर के अंदर कितने फॉर्मुलाज है, गुडविल वाले में फॉर्मुलाज है, अपने क्या कहते हैं उसको, दूसरी वाली जो किताब है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर तो फॉर्मुला ही फॉर्मुला आपको पता है। बेटा एक फॉर्मुला नहीं रटवाऊंगा पता आपको, और ना आप एक फॉर्मुला रटोगे मेरे साथ। बेटा सारे फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा आपको, वो फॉर्मूला बनते कैसे। तो पेपर में आप अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो बेटा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं आप फॉर्मूला बना लेंगे। वो लॉजिक जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो जो स्टोरी जो कहानी मैं आपको दूंगा वो आपको याद होनी चाहिए बेटा, वो तो याद हो ही जाएगी। ठीक है बेटा। चलिए बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। इफ पार्टनरशिप इज साइलेंट, इसका मतलब आपने अगर एक पार्टनरशिप डेट बना रखी है, मतलब आप एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा आपके तीन दोस्तों ने मिलकर, ठीक है, तीन दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करा। आप लोगों ने बोला भैया भैया ओरल एग्रीमेंट में तो बड़ी दिक्कत है, आगे जाके कहीं मुकर ना जाए, तो एक रिटर्न पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं भैया, फ्यूचर डिस्प्यूट्स को टालने के लिए, कि भैया डिस्प्यूट ना हो जाए, है ना, तो रिटर्न में चीजें लिख लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, सब सेफ हो जाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बना ली। बेटा पार्टनरशिप अगर आपने डीड बना रखी है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने सारी की सारी चीजें लिख ली होंगी बेटा, तभी ही तो पार्टनरशिप डीड बना रहे हो आप। बेटा आपने पार्टनरशिप डीड बनाई रिटर्न में, क्यों बनाई होगी, क्योंकि आपको ये डर है ना आगे जाके फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। राइट, हाँ जी सर। तो बेटा उसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें आपने कवर कर ली होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ पॉइंट्स लिखना रह जाते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखना रह जाते हैं बेटा। आप लोगों को ऐसा लगा यार ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, इसको क्या ही लिखना डीड में, इतनी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है यार, अरे इतनी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इतना क्या ही लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा, सर मतलब पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है, ओके सर, उसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन नहीं लिखा। इसका मतलब आप अगर कोई फर्म, अगर कोई पार्टनर एक दूसरे पार्टनर को लोन देता है या एक फर्म दूसरे पार्टनर को लोन देती है, तो क्या उस पर ब्याज मिलेगा, अगर हाँ तो कितना मिलेगा, ये बस लिखना है, लिखा है या नहीं। अगर आपने नहीं लिखा तो बेटा डिस्प्यूट के कुछ चांसेस हो सकते हैं, वो अभी कैसे होंगे वो हम देखेंगे जब मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा एक एक करके। अगर आपने लिखा है तो वेल एंड गुड है बेटा, आप लोग सेफ हो। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। ओके, थोड़ा अब पढ़ते बेटा, हल्की सी थ्योरी है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स डिफॉल्ट रूल्स दैट अप्लाई व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। चुप बेटा, पार्टनरशिप चुप्पी है, चुप्पी साध दी बेटा, पार्टनरशिप डीड ने उसको नहीं पता। हम पार्टनरशिप डीड से पूछ रहे हैं अरे बता इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, अरे पार्टनरशिप डीड बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अरे पार्टनरशिप बता भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। बेटा चुप है, नहीं बता पा रही, क्यों नहीं बता पा रही, क्योंकि है ही नहीं। बेटा फॉर एग्जांपल आपने कोर्ट सीरीज देखे होंगे, बहुत सारी कोर्ट सीरीज होती है हमारे इंडिया में, बहुत अवेलेबल है बेटा, जैसे क्रिमिनल जस्टिस वगैरह। उसके अंदर आप अभी जब आप आगे जाएंगे ना बेटा, मैं जैसे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट पढ़ाऊंगा वहां पे प्रोफेशनल कोर्सेज में, अगर आप कभी करेंगे, तो मैं तो अभी पढ़ाता ही हूँ प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो वहां पे बेटा मैं प्रोविजन पढ़ाता हूँ साइलेंस का। बेटा लॉ में बताओ साइलेंस का एक प्रोविजन होता है सर, मतलब बेटा क्या है, कभी कभी साइलेंस अमाउंट्स टू यस, मतलब सर इसका मतलब बेटा कोर्ट में आपसे कोई चीज पूछी जा रही है, आप बेटा विटनेस बॉक्स पे खड़े हो,
तो वो जो लॉयर्स होते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर या डिफेंस, वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ क्या है ये, क्या तुमने ये चीज करी, क्या तुमने वो चीज होती हुई देखी, ऐसा बोलते हैं ना बेटा। आप कुछ नहीं बोल रहे बेटा, आप चुप्पी लगे। तो बेटा लॉ में कभी कभी कुछ कंडीशंस में, हर जगह नहीं, कुछ कुछ कंडीशंस में, सर वो कौन कौन सी है बेटा, वो आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये लॉ चल रहा है क्या। तो बेटा वहां पे अगर आप चुप खड़े हो ना, जज मान लेगा कि आपको वो चीज पता है, वो यस मान लेंगे। बेटा आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अरे ना ही बोलो, हाँ भी क्यों नहीं, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, तो कुछ तो है। तो जज उसको मान लेगा कि हाँ यस है, इसको कुछ पता है। तो बेटा हर जगह साइलेंट रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बात क्या यहाँ पे हो रही है, अगर पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट है, वो साइलेंट क्यों होगी बेटा, साइलेंट इसलिए क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं, वो बोलेगा क्या। पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है, जैसे आप उससे पूछ रहे हो पार्टनरशिप डीड से कि भैया बताओ हमारी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हमने लिखी होगी पार्टनरशिप में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, हम सब इक्वल इक्वल बांटेंगे या कौन कौन सी रेशियो होगी, बताओ कौन सी रेशियो होगी। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बता ही नहीं रही, चिल्ला ही नहीं रही बेटा, बोल क्या हो गया, नहीं बता पा रही, क्यों, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, तो वो बताएगी क्या। बेटा आपसे कोई चीज मांगे जा रहा है, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे, हमें कुछ बता दे, वो बता ही नहीं पा रहा क्योंकि उसको आंसर पता ही नहीं। आपका टीचर आपको खड़ा करके पूछ रहे बेटा आंसर बताओ क्या है इसका, पूरी क्लास के सामने बता ही नहीं पा रहे, चुप हो आप। अरे बेटा आप चुप इसलिए हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तो बोलोगे क्या, सीधी बात है बेटा, आंसर वो पता होता तो आप बोलते भाई, चुप क्यों रहेंगे, चुप इसलिए हो क्योंकि पता ही नहीं है। ऐसी ये पार्टनरशिप डीड बेटा साइलेंट है, क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, पता ही नहीं। अब पता क्यों नहीं है उसको, ये भी बताओ, क्योंकि इन पार्टनर से, ये जो बदमाश पार्टनर है तीनों, इन्होंने जब बेटा पार्टनरशिप डीड बनाई थी, तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों नहीं लिखा। तो बेटा इनको लपेटे में ले आओ, हाँ बेटा आ जाओ तीनों पार्टनर्स, आ जाओ बेटा आ जाओ, क्या हो गई दिक्कत। पार्टनरशिप पार्टनर्स कह रहे हैं अरे सर हम इस पार्टनरशिप डीड से पूछ रहे हैं कि भैया हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दे कितनी है, ये बता ही नहीं रहा, चुप्पी साध रखी है इसने। हमने बेटा बोला पहले को तीनों के लगाए, तड़ 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 तीनों के लगा दिए बेटा। क्यों लगाए सर, बेटा इसलिए लगाए जब बेटा ये पार्टनरशिप डीड बन रही थी, तो तुम तीनों क्या कर रहे थे, जब ये बन रही थी तो तुम तीनों क्या कर रहे थे। अरे भाई हम तो पार्टनरशिप डीड ही बना रहे थे, तो बेटा जब पार्टनरशिप डीड बना रहे थे तो वहां पे लिख नहीं सकते थे चेंज इन प्रॉफिट शेयर, मतलब सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम तीनों की क्या होगी। अरे सर वो तो क्या है ना, हम तीनों दोस्त हैं एक्चुअली, तो सर दोस्त है ना, तो हमने कहा यार ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही है। अरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोस्त है यार, तो दोस्त है तो सर इक्वल इक्वल बटता है, शुरू से बचपन में टिफिन भी इक्वल शेयर करा है सर, इक्वल, नर्सरी से क्लास से लेकर सर अब तक 12वीं पास होने पास भी हो गई, तब से लेकर सर हम टिफिन हम सबने इक्वल शेयर करा, 12 साल 13 साल, क्या बात कर दी सर, हर चीज इक्वल इक्वल शेयर करी है। तो सर उस ये प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आती सर, आप क्या बात कर रहे हो, प्रॉफिट भी इक्वल शेयर होगा। तो मैंने कहा नालायक हो, तो फिर क्यों पूछ रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब इतना अंडरस्टैंडिंग है, जब इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो बेटा फिर पार्टनरशिप डीड से क्यों पूछ रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पता है ना इक्वल है। अरे नहीं सर वो एक्चुअली क्या है ना, ये बी बदमाश निकला, ये बी की नीयत फिसल गई, प्रॉफिट देख के, इतना पैसा देख के, तो सर अब ये ज्यादा मांग रहा है। तो हम पूछ रहे हैं अरे यार हमने तो जब पार्टनरशिप डिसाइड करी थी तो इक्वल इक्वल करी थी, अब ये ज्यादा मांग रहा है सर, भी ये बदमाशी कर रहा है, ये मुकर रहा है। तो हम पार्टनरशिप डीड हम उसको दिखा रहे हैं, देखा भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, तो पार्टनरशिप डीड हमने से हमने पूछा भाई बता दे हमारी रेशियो क्या है, ये भड़क रहा है, बी बी 60% लेने की सोच रहा है, पार्टनरशिप डीड कुछ बता ही नहीं रही, वहां पे ये साइलेंट पड़ा है, वहां पे बी वायलेंट हुआ पड़ा है। सर ये क्या हो रहा है बताओ, साइलेंट है वो वायलेंट है, अब सर बीच में ए और सी पिस रहे हैं, सर यहाँ क्या करें, तो बेटा क्या करें या ना करें ये कैसी मुश्किल। तो यहाँ पे बेटा आपकी जो हेल्प करने आ रहा है टू रेस्क्यू, यहाँ पे जो रेस्क्यू के लिए आया बेटा, वो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन के सुपरमैन बन के बेटा हमारी हेल्प करने आए इन दोनों के बीच में। ए और सी आए बेटा हेल्प के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उन्होंने भैया हम वायलेंट, ये वायलेंट हो गया, बी बहुत ज्यादा, वहां पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गई है, आप ही हमको बताओ कि अब हम क्या करें, कैसे इस दुविधा से निकले। पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पता है क्या बोला, टेंशन नहीं लेने का, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है इस प्रोविजन के लिए, कौन से प्रोविजन के लिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोविजन के लिए पार्टनरशिप डीड बनी है, सुनो बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनी है, मैं वो नहीं कह रहा पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, अरे बेटा पार्टनरशिप डीड है, फुल मामला है, मतलब सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, नेचर ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी इसने। तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन कोई प्रोविजन उसके अंदर मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का उसमें क्लॉज मिसिंग है,
तो बेटा उस केस में तीनों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल प्रॉफिट बटेगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा तुम जज हो, मान लो बेटा, आप लोग मानो जज हो, मान लो बेटा जज हो, और ये ए और सी और ये बी, ए बी सी वहां पे कोर्ट में खड़े हैं और ये झगड़ा कर रहे हैं। बेटा आप होते तो वहां पे क्या डिसीजन लेते? छोड़ो यार किताबों को, आप छोड़ो ना किताबों को, किताबें अभी क्यों पढ़ रहे हो? ये नहीं, किताबों में ये जो लिखा है क्या ऊपर से ज्ञान लेके आए? नहीं आया ना बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लगाओ, खुद लगाओ बेटा। आप अभी ये सोचो, आप वहां पे जज हो, ये तीनों लड़ाई कर रहे हैं कि भैया मैं लू, वो बी कह रहा है मैं 60 लूंगा, ए और सी कह रहे हैं नहीं नहीं हम सब इक्वल इक्वल बांटेंगे। उस केस में बेटा और कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट पड़ी है उसके लिए, पार्टनरशिप डीड तो बिल्कुल ही वहां पे साइलेंट पड़ी है। उसने कहा भैया मुझे तो क्यों लिया है भाई, मेरा तो कुछ है ही नहीं रोल, फिर भी इस बेचारे को घसीटा पड़ा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इस केस में बताओ आप वहां पे क्या डिसीजन लेते कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के? मुझे बता दो सर। बट ऑब्वियस है सर, पार्टनरशिप डीड में तो कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब सर हम पार्टनरशिप डीड का सहारा तो ले नहीं सकते। अब बच्चे ये दोनों, अब वो कह रहे हैं 60%, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तीनों इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो सर देखिए इस केस में बेस्ट यही बनता है कि सबको इक्वल इक्वली बांटा जाए। मैंने कहा क्यों 60% क्यों नहीं दिया आपने बी को? सर रीजन क्या है, अगर हम बी को 60% अभी दे देंगे तो आगे जाके ए सोचेगा यार ये अच्छा है, कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट वाला हमारा रेशियो शेयर बढ़ा देगा, आगे जाके ए खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा सर नहीं अब मुझे 60% दो, फिर आगे जाके फिर आप उसको दोगे, फिर आगे जाके सी खड़ा हो जाएगा, उसको 60% दोगे। तो सर ऐसे तो हम सबको अगर 60-60 देते रहे, ऐसे तो रेशियो की ऐसी तैसी हो जाएगी, और कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है क्या? ये रेशियो ही सेटल करते रहेंगे लोगों की। तो बेटा बेस्ट क्या है, हम यही बोलेंगे इक्वल इक्वल बांट लो, क्योंकि उनको पता है आज कोर्ट ने बोल दिया इक्वल बांट दिया, अगर फिर से कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तब भी इक्वल रहेगी। तो बेटा ये तो हार्मनी हो गई, अच्छा है। बेटा घर में शुरू होता है, ये घर में है बेटा। एक बड़ा भाई और एक छोटे भाई के बीच में लड़ाई होती है, बड़ा भाई कहता है नहीं चॉकलेट मैं खाऊंगा, छोटा भाई कहता है नहीं मैं खाऊंगा ज्यादा चॉकलेट। या केक का ही मान लो बेटा, बड़ा भाई कहता है नहीं मैं बड़ा हूं, मैं तो बड़ा पीस खाऊंगा केक का, छोटा है नहीं मैं छोटा हूं इसलिए मैं बड़ा केक खाऊंगा। अब बेटा क्या करे, दोनों अपना अपना लॉजिक दे रहे हैं, तो बेटा पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों को इक्वल इक्वल दे देते हैं ना। यही है बेटा। अब ऐसे किसी को बड़ा देंगे तो बेटा छोटा बोलेगा मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, छोटे को देंगे बड़ा सोचेगा मेरे साथ इन्होंने यार गड़बड़ करा, पेरेंट्स ने एक तरफा हो गए। तो बेटा दोनों के लिए क्या करेंगे, इक्वल इक्वल दे देंगे। पेरेंट्स ये दिखा देते हैं हम दोनों को इक्वल प्यार करते हैं, ये लो इक्वल इक्वल हो गया। ऐसे ही बेटा कोर्ट इज इक्वल, तो बेटा सबको इक्वल इक्वल दे दिया उसने। लॉजिक समझ में आया? घर से ही स्टार्ट होता है। चलिए, तो पहला बेटा ये जो मैंने आपको बताया ये है इंडियन पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर कोई प्रोविजन ही साइलेंट है, चुप है, या बेटा एक केस होता है पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तब भी ये प्रोविजन लगेंगे। समझ रहे हो बेटा? पार्टनरशिप डीड अगर बेटा साइलेंट है, सर साइलेंट है, साइलेंट मतलब बेटा चुप है, मतलब बनी पड़ी है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब ये होता है पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है अपने धंधे की, लेकिन वो किसी प्रोविजन के लिए साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना लिखा हो उसके बारे में कुछ, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ ना लिखा हो, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ ना लिखा हो, रेम्यूनरेशन टू सैलरी या रेम्यूनरेशन या सैलरी टू पार्टनर्स ना लिखा हो। तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या दूसरा केस बेटा एब्सेंट है। एब्सेंट का क्या मतलब होता है सर? एब्सेंट का मतलब होता है बेटा है ही नहीं। एब्सेंट का मतलब ये होता है कि बेटा पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, गायब है। बेटा मिस्टर इंडिया हो गई, बिल्कुल गायब हो गई, वाह, दिखी नहीं रही। तो बेटा उस केस में भी क्या करें बेटा, उन दोनों केस में कॉमन है, उन दोनों केस में मतलब चाहे साइलेंट हो या एब्सेंट हो फर्क नहीं पड़ता। लॉ कह रहा है अगर साइलेंट हो या एब्सेंट हो फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगने लग जाएंगे उस केस में, ताकि डिस्प्यूट ना हो जाए। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बेटा अभी मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 1932 विल अप्लाई। बेटा आप पेपर में ऐसे आईपीएल लिख के नहीं आ सकते, इट्स नॉट अलाउड बाय सीबीएसई। बेटा अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सीबीएसई के अंदर ये आईपीएल 1932 लिख के आ जाएंगे तो बेटा वहां पे आईपीएल हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, वहां पे आईपीएल हो जाएगा। सर आईपीएल हो जाएगा? हाँ बेटा आईपीएल हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है बेटा, अलाउड नहीं है। आप ये तो बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज में अलाउड नहीं है। देखा बेटा लॉ इज वेरी पोजेसिव। लॉ बेटा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बेटा फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। बेटा एक एक चीज एग्जैक्ट लिखनी पड़ती है। अरे क्या बात कर दी बेटा आपने, बेयर एक्ट पढ़ते हैं कभी, देखना बेटा एलएलबी में क्या होता है हाल। बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट, सर बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट का मतलब बेटा एक ओरिजिनल सोर्स, एक ओरिजिनल एक्ट,
जैसा वो लिखा गया था उसी भाषा में उसको पढ़ना। बेटा एक्ट की आप भाषा पढ़ोगे पहले तो चक्कर खा के आप गिर ही जाओगे। एक्ट की भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन बेटा उसको समझने की कला होती है, ट्रिक होती है, वो मैं पढ़ाऊंगा आप जब प्रोफेशनल क्लासेस में आप आएंगे। ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है लेकिन वो किसी प्रोविजन के लिए साइलेंट है, अच्छा साइलेंट है फर्क नहीं पड़ता या है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑटोमेटिकली लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से जल्दी बता दो, हमको बहुत जल्दी हो रही है सर, खुजली हो रही है, हमको बता दो ना प्लीज वो कौन कौन सा प्रोविजन है। देखो बेटा ये है वो प्रोविजन, ये रे बेटा वो प्रोविजन 913 बी, 13 सी, ये सर इस पे कोई सेक्शन नहीं लिखा बेटा, ये कोई सेक्शन नहीं है, बताएंगे क्यों। 13 ए, ठीक है, 13 डी, 12 ए एंड 12 सी, 31 1, 33 1, सर ये हमको रट रहे हैं क्या बेटा, अभी देखो ध्यान से। 16 बी, ये सब है बेटा। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज है बेटा, हम ये एक्सरसाइज करेंगे बेटा, इन एक्सरसाइज के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। मैं पूरी एक अलग से क्लास लेके आऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कराने के लिए, ठीक है। आज ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्चुअली बेटा, ठीक है। सर अभी हमने आपने मेरे से पूछा बेटा, अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या सर ये सेक्शंस रटने पड़ेंगे सर, बता दो ना प्लीज सर। बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चंस नहीं रटने हैं। शुक्र है नहीं रटने। बेटा खुश क्यों हो रहे, नहीं ये खुश होने वाली बात है। हाँ सर पता है क्या, बहुत सिलेबस है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। बेटा क्या है, ऐसे करोगे पढ़ाई बेटा, अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो ना तो मैं ऑफेंसिव बात नहीं है बेटा, लेकिन एक्चुअली आप फिर अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अरे सर अभी तो पढ़ लेंगे सर, अभी बहुत है, अभी हम आगे पढ़ लेंगे, अभी प्रोफेशनल कोर्स में तो पढ़ना ही है, अभी तो एंजॉय करने का समय है। बेटा ये जो एंजॉय एंजॉय जो आप बोल रहे हो ना, यही चीज ठीक नहीं है बेटा। आगे जाके जो अब वर्क एनवायरनमेंट हो गया, आपको कुछ आइडिया भी है वो क्या हो गया है बेटा। हमारे टाइम तक तो बहुत ठीक था, बस उसके बाद सब खराब हो चुका है बेटा। आगे जाके वर्क एक्सट्रा, अगर आप जो एंजॉय एंजॉय सोच रहे हो ना, कुछ एंजॉय नहीं है बेटा। वर्क एनवायरनमेंट अगर देख लो, इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट हो गई, अगर आप यही एटीट्यूड लेके जा रहे हो कॉर्पोरेट, सोचो बेटा घुसने तक नहीं देंगे। मजाक नहीं कर रहा बेटा, ये हार्श रियलिटी मैं नहीं बोल रहा, ये दूसरे स्टूडेंट्स बेटा, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जो डिग्रियां लेके बैठे हैं बेटा, उनके पास जॉब नहीं है। क्या बात कर दी आपने बेटा। अब 12 12 14 14 घंटे काम करना पड़ेगा कॉर्पोरेट के अंदर, तब तो वो आपको लेंगे बेटा। 10 घंटे भी अगर आप बोलोगे ना तो देखेंगे तक नहीं एचआर आप पे, एम्प्लॉयर आपको रखेगा तक नहीं। सर ये क्या बात कर रहा हो, तो डरा रहे हो बेटा, डरा नहीं रहा, हार्श रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप ये एटीट्यूड लेके जा रहे हो बेटा, बस इतना ही करके बेटा कुछ भी पूछ लेते हैं कॉर्पोरेट में, ये बताओ वो बताओ, अगर आप कुछ नहीं बता रहे बेटा वो नहीं रखते, उनको सारी चीजें चाहिए बेटा। आजकल फाइनेंस, अब फाइनेंस फाइनेंस कोई नहीं बोलता, फाइनेंस का जमाना गया, अब बोला जाता है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ते हैं बेटा ये क्या होता है। फाइनेंस फाइनेंस तो बहुत बाबा दम जमाने का टर्म था, अब एआई आ गई है। जब से एआई और फाइनेंस का ब्लेंड हो गया, फिनटेक बोला जाता है, फिनटेक। क्या बात करती बेटा, एआई से कैसे फाइनेंस होता है वो तो अभी आपको कुछ आइडिया होगा ही नहीं। तो बेटा आपको तो अभी बस आप ये यहाँ पे खुश हो रहे हो कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सिलेबस कट गया, हमें ये चीज रटनी नहीं। अरे बेटा आगे जाके जो समुद्र एक साथ बरस जाएगा ना, तब सोचोगे यार धीरे धीरे पढ़ लेते वो ठीक था। बेटा एक बारी धीरे, अभी खाना खाया नहीं, एक बारी में सारे का सारा खाना खा लोगे तो बेटा फिर तो हालत खराब हो ही जाएगी, हालत खराब हो जाएगी ना बेटा। ऐसे ही होता है बेटा, थोड़ा 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 खाओगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। खैर बात क्या है बेटा, अभी कोई नहीं, आप ये सेक्शंस ना रटो क्योंकि हमारी लॉ क्लास तो है नहीं, तो यहाँ ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बेटा। जब कोई चीज नहीं होती या सिलेबस कट गया, सिलेबस में कटौती होगी, बल्कि सैड होने की बात है। एक्चुअली जो एक रियल बच्चा होता है ना, जो पढ़ने वाला, जो करियर को लेकर सीरियस होता है बेटा, वो सैड हो जाता है सिलेबस कटने पे, यार ये चीज सीखने को मिलती। अब बेटा क्योंकि बेटा दुनिया में कटता कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे काट दिया उन्होंने, लेकिन बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज में तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, वहां रैम नहीं खाता ये लोग। बेटा सीए में अगर आप करोगे या बीकॉम करोगे, वहां पे कोई रहम नहीं है, वहां पे पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा एक तरीके से आपका सिलेबस बढ़ गया ना वहां पे, यहाँ पे काट दिया तो वहां पे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वहां पे आपको इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा कुछ नहीं, और ग्रेजुएशन में तो बेटा वैसे ही बच्चा नहीं पढ़ता, वहां पे वो फेस्ट वेस्ट करने लग जाता है। क्या है बेटा फायदा, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का, कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको बेटा। थोड़ा बहुत बेटा ये जो जितना चलता है वो चलता है, लेकिन अगर आप ज्यादा करोगे तो बेटा आपको मैंने एक हार्श रियलिटी दिखा दी, अब वो जमाना गया बेटा। अरे आप, मैंने बेटा स्टूडेंट से बात करता हूँ ना बेटा, खुद बताते हैं बेटा, वो खुद बताते हैं कि क्या रियलिटी चल रही है कॉर्पोरेट्स में बेटा, क्या चल रहा है जमाना। 30 के बाद तो बेटा वो लोगों को देखते तक नहीं है, उनके रेज्यूमे तक नहीं देखते 30 से ऊपर वालों के, क्योंकि उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है बेटा।
तो आपको बेटा बिल्कुल रेडी रहना है। इन सब चक्करों में अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे अपना, ये फ्रेशर फेस्ट वगैरह ये सब चलता रहेगा बेटा, लेकिन अगर साथ में पढ़ाई नहीं करी, बेटा कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के साथ सीएमए चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, उनको पता चल गया बेटा। ये तो बेटा ये जो आजकल के बच्चे जो नए नए आ रहे हैं उनको एक भूत सा सवार होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सारा उतर जाता है बेटा, सारी रियलिटी उतर जाएगी। आपको मैं अभी से रेडी कर रहा हूँ कि वायरस वायरस बेटा, मैं ऐसा बंदा हूं कि बेटा मैं कभी भी ऐसे आपको एक फेक कैंडी देके नहीं, वो नहीं बनूंगा। जो हार्श रियलिटी है, जो रियलिटी है, आपको उससे रूबरू तो कराना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अभी से ये माइंडसेट बना के चलोगे तो ही आगे जाके आप सक्षम हो पाओगे इसमें, ठीक है। तो ये सेक्शंस आपको नहीं रटने, नो डाउट, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हो और पेपर में लिख के आ जाते हो बेटा, आप 90 प्लस लाने से आपको खुद सीबीएसई नहीं रोक सकता। मजाक नहीं कर रहा बेटा, वो एग्जामिनर खुद अपना हाथ नहीं रोक सकता आपको मार्क्स देने के लिए। मैं ये बात बता रहा हूं बेटा आपको, मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा। अगर ये आप चीज लिख के आ गए तो बेटा वो एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा, यार इसको देना ही पड़ेगा, ये बंदा मजबूर कर रहा है यार, ये चीज ऐसे लिख के आया है। अरे बेटा आप स्टैंड आउट कर रहे हो, जो पूरी दुनिया सारे बंदे यार किताबों से लिख के आ रहे हैं, लेकिन आप भी लिख के आ रहे हो, लेकिन आप एक चीज एक्स्ट्रा लिख के आ रहे हो, वो ये लॉ के प्रोविजन से। चक्कर खा के गिर जाएगा बेटा वो, क्या ये क्या बंदा है, ये क्या लिख के आ गया। बेटा कुछ है, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको सेक्शंस बताऊंगा जो अगर आप लिख के चले गए, जैसे बेटा ये वाले मैं कुछ आपको बताऊंगा, बस ये अगर आप याद कर ले तो कर लो बेटा, फायदा जरूरी नहीं है। अभी भी कह रहा हूं, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, आपको अपना कैसे स्टैंड आउट करना है, ठीक है। बेटा जैसे ये वाला हो गया, अगर आप इसका लिख लें, ये वाला ये वाला ये वाला, सर सारे कर दो टिक, बेटा नहीं सारे टिक नहीं करने, और ये वाला, बस ये 5 है बेटा। सर रहता क्या है फिर, ये वाले इतने अलाउड, बाकी इतने पॉपुलर नहीं है, ये 5 तो बहुत पॉपुलर है बेटा। अगर आप इनके सेक्शंस याद कर ले तो मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा। और अगर पेपर में बाई चांस ये आ गया और आपने लिख दिया तो बेटा फिर तो ऐसा इंप्रेशन बन जाएगा ना टीचर पे, क्या ही बताएं। चलिए बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे अब हम बात कर रहे हैं, सोचो बेटा पार्टनरशिप डीड। बेटा आ जाओ टॉपिक पे वापस आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब आपने एक डीड बना रखी है, लेकिन डीड के लिए अब एक प्रोविजन साइलेंट है, ठीक है। दूसरा केस डीड ही नहीं है। इन दोनों में से बेटा कोई भी केस हो, मतलब चाहे साइलेंट हो या एब्सेंट हो, कोई भी केस हो फर्क नहीं पड़ता, उस केस में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डीड थी, सोचो डीड में आपने लेकिन बेटा एक क्लॉज नहीं लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके लिए वो साइलेंट है। अभी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, डीड बना रखी है आपने पूरी की पूरी, लेकिन उसमें आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा, तो उसके लिए वो साइलेंट है। तो बेटा उस केस में 13 भी सेक्शन, उस केस में बेटा ध्यान से सुनो मेरी बातें, उस केस में बेटा क्या है, उस केस में बेटा सेक्शन 13B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। मतलब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो बेटा प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको देखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा वहां पे कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हुई है, वहां पे कौन सी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं बेटा, सोचो आप अकेले रह रहे हो, सोचो आप अकेले रह रहे हो, आपको खाना बनाना नहीं आता, आप घर आप मैगी ले आए बेटा, आप मैगी ले आए। अब आपको मैगी तो बनानी आती नहीं बेटा, अब हम क्या करें, तो बेटा वहां पे एक स्टैंडर्ड होता है मैगी कैसे बनेगी, कैसे बेटा मैगी का पैकेट पीछे देखो, वहां पे उन्होंने लिखा होता है ऐसे बनेगी मैगी। बेटा दुनिया में एक से एक है जो अपनी अपनी मैगी बनाता है, आपने रील्स में देखा होगा, कोई अपना मैगी बना रहा है, कोई अपना वर्जन बना रहा है, वो सब है, वो सब ने अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रखा है, वो अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने अपनी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी है, ये कस्टमाइजेबल है, ये आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ली। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बेटा डिफॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सोचो मैगी लेके आओगे, आपको वो नहीं बनाना आता है पूरी दुनिया में कैसे बना रहे हैं लोग, तो बेटा एक डिफॉल्ट सेटिंग मैगी, एक डिफॉल्ट मैगी कैसे बनती है, एक स्टैंडर्ड मैगी जैसे बनती ही है, सॉस पैन लो, उसको उबालो, फिर उसके अंदर मैगी डालो, बस मसाला डालो, हो गई, है ना, ऐसे उसके पीछे का लिखा होता है बेटा, वैसे वही है, यहाँ पे भी वही केस है। तो अगर आपका लॉ किसी चीज को लेकर साइलेंट है या एब्सेंट ही है, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसके अंदर सोचो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी, इसके लिए मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोविजन के लिए साइलेंट है, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो बट ऑफ अगर डीड ही नहीं है तो ये सब चीजें उसमें ऑलरेडी नहीं लिखी होंगी। तो उस केस में बेटा आपको स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, मतलब प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को खोलना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या लिखी है, जो बेटा रेशियो यहाँ पे लिखी है वो आप एज इट इज फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे अपने धंधे में, एज इट इज स्टार्ट कर दोगे बेटा अपने धंधे में। प्रोविजन उसका मतलब एक डिफॉल्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, फोन आप लेके आते हो, आप उसके अंदर अपनी कस्टमाइजेबल सेटिंग करते हो,
आते ही कर देते हो ना बेटा, आप अपने हिसाब से उसका फॉन्ट कर देते हो, अपना कलर चेंज कर देते हो, लाइट डार्क मोड को लाइट मोड ऑन कर दोगे, लाइट को डार्क कर दोगे, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देते हो, वॉलपेपर चेंज कर देते हो, करते हो, हाँ जी सर। लेकिन बेटा जब फोन ऑलरेडी आता है उसके अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी होता है, इतना ही फॉन्ट होता है, इसी लाइट मोड या डार्क मोड पे रहता है, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वॉलपेपर उस पर रहता है, एक डिफॉल्ट सेटिंग होके आती ही आती है उसमें, वो सबके लिए होती है। तो यही यहाँ पे है बेटा, ये पार्टनरशिप, ये जो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये प्रोविजन जो है ये डिफॉल्ट सेटिंग है। मतलब अगर बाई चांस कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं पे कोई प्रोविजन साइलेंट हो जाता है, कहीं कोई चीज एब्सेंट हो जाती है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली वहां पे लगनी स्टार्ट हो जाती है। अब बेटा सेटिंग तो कोई ना कोई रखोगे, या तो कस्टमाइजेबल रखोगे, डिफॉल्ट ऐसा तो है नहीं बेटा, दोनों में से कुछ भी नहीं, फिर तो बेटा फोन ही मत लाओ। ऐसी बेटा कुछ ना कुछ सेटिंग तो रखनी पड़ेगी बेटा, चाहे पार्टनरशिप डीड में, या तो अपनी रेशियो लिख दो, नहीं है तो बेटा उनकी रेशियो देख लो, किन की, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डिफॉल्ट सेटिंग है बेटा, ठीक है। कंपलसरी नहीं है प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप में, यही अभी भी फिर से कह रहा हूं, डिफॉल्ट सेटिंग जो आप मोबाइल में होती है वो कंपलसरी नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां प्रोविजन में लिखे, आपको अच्छा लग रहा है यार इसमें, जैसे उसमें वहां पे इक्वल लिखी हुई है, वहां पे लिखा है कि अगर बाई चांस पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी प्रॉफिट शेयरिंग और रेशियो के क्लॉज के लिए, या बनी ही नहीं पार्टनरशिप डीड, सोचो ओरल एग्रीमेंट कर लिया, तो उसमें तो डिस्प्यूट हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट्स जो शेयर होंगे अमंग पार्टनर्स वो इक्वल इक्वल होंगे। तो बेटा जब इक्वल 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 होंगे तो अब आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा इक्वल इक्वल नहीं होंगे, 33 होंगे, तो बेटा आप अपनी पार्टनरशिप डेट में फिर लिख दो 33। अगर आप मुंह जुबान ही बोल रहे हो नहीं 33 नहीं, उससे नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अगर सर नहीं लिखा तो बेटा फिर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा उनकी रेशियो, तो फिर आप यहाँ पे 33, वैसे तो 33 इक्वल ही होता है, लेकिन सोचो आपने 60 20 20 कर लिया, तो ये अलग रेशियो, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो ये आपको कहां लिखा गया है, किधर है ये, अरे हम सर समझ गए, हमने डीड नहीं बनाई सर, हम किसी प्रोविजन के लेके साइलेंट है। अब सर आपने ये बोला प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप मिलेगा, तो सर एड्रेस तो बताओ, जाके उसको जाके मिले, उसको देखें, तो बेटा वो अगर आपको एड्रेस जानना है तो ये रहा उसका घर का एड्रेस, वो है सेक्शन 13B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं बेटा प्रोविजन क्या है, बेटा प्रोविजन क्या है पढ़ो, partners are entitled to share profits equally and shall contribute equally to the losses of firm। बट ऑब्वियसली बेटा अगर मुनाफा इक्वल बढ़ रहा है तो घाटा भी इक्वल जाएगा, लॉजिक है बेटा। implication, regardless of capital contribution or work put in, if the deed doesn't specify the ratio is 1:1। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एक केस बताता हूँ इसके लिए, बेटा ये पेपर में आया हुआ केस है, एक्चुअली ये पेपर में आया हुआ केस है, और इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। सोचो बेटा तीन पार्टनर है ए बी सी, इनकी जो एक्चुअली रेशियो है ना, एक्चुअली रेशियो वो 33% इक्वल रेशियो बेटा। इन्होंने सोचा था हम होंगे कामयाब हैं बेटा, मतलब गाते गाते इन्होंने धंधा करा, हम दोस्त हैं बहुत बढ़िया हैं, हम सब इक्वल 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 बांटेंगे। लेकिन बेटा क्या हुआ, बी ने साल के एंड में बोला नहीं भैया मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं तो 60% लूंगा और 20-20% तुम लोग लोगे। तो बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है, इन दोनों का भी 13% इसने ले लिया, इन दोनों का भी 13% इसने ले लिया बेटा, ये क्या हो गया सर, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ऐसा क्यों कर रहा है बी, सर क्या हो गया बी को, बी पता है क्या कह रहा है, बी कह रहा है मैंने पूरे साल तुम दोनों से ज्यादा काम करा है। ऐसा मतलब क्यों भाई, हम तीनों ने मिलकर अच्छा काम करा है, नहीं नहीं नहीं, मैंने ज्यादा काम करा है, मैं क्लाइंट्स के पास ज्यादा था, मैं माल लेके आता था, मैं ही हर चीज ज्यादा से ज्यादा काम करता था, ये सी तो कभी कभी बीमार पड़ जाता था, उसका काम भी मैं करता था, तो मेरा हक बनता है जब मैंने ज्यादा काम करा, जब मैंने ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करे इस धंधे के अंदर, तो क्या मेरे राइट नहीं बनता एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स लेने का। ऑब्वियसली यार जब मैं मेहनत ज्यादा करता हूं तो ऑब्वियसली फिर मुझे मेहनत उसका गेन भी तो मिलना चाहिए। तो बेटा यहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कह रहा है अगर आपने ये चीज नहीं लिखी, अगर बी तुझको ऐसा लगता है तूने ज्यादा काम करा है, तो तुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सॉरी पार्टनरशिप डीड में अगर पहले ही लिखवा देना चाहिए था ये चीज, कि अगर कोई पार्टनर मेहनत करता है तो उसको ज्यादा मेहनत आना मिलना चाहिए, ये लिखना चाहिए ना बेटा। ये तो गलत बात है अगर आप लिख नहीं रहे और बाद में ये सब चीजें बोल रहे हो सकता है झूठी बातें बोल रहे हो आगे जाके, बेटा झूठ भी तो हो सकता है, इसमें कुछ ना करो बस ऐसी प्रॉफिट शेयरिंग रेश प्रॉफिट ज्यादा लेने के लिए कहानी बना रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो बेटा यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं, तो भी तूने बेटा सोच अकेले ही सारा काम करो तब भी तुझे इक्वल ही मिलेगा। अरे तो गलत है ना बेटा, गलत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तुमने लिखा नहीं है बेटा, लिखित ही चलता है, प्रूव रिटर्न ही चलता बेटा, ओरली नहीं चलता। हो सकता है अभी झूठी कहानी बना रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है। इसलिए बेटा यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, पार्टनर फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट, कभी कभी ये बोलते हैं कि बी बोलता है मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल लाया हूं इस धंधे में,
तुम लोग तो बस चिल्लर के भाव की कैपिटल लाए हो, मैं लाया हूं इसमें 7 से ज्यादा कैपिटल, तो मेरा हक बनता है ज्यादा लाने का, प्रॉफिट लेने का, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने नहीं लिखा कि भाई जो कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसी को मिलेगी, नहीं लिखा ना ऐसा, नहीं, अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो बेटा उस केस में आपको इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सेक्शन 13C के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या बेटा, पहले प्रोविजन पढ़ते हैं। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है अगर ये 3 पार्टनर्स ए बी सी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बेटा ऑब्वियसली पार्टनर है धंधे के अंदर, तो अपना 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 पैसा कैपिटल लेके आए होंगे धंधे में, धंधे में कैपिटल लेके आए होंगे, तो बेटा ये जो धंधे में अगर कैपिटल लेके आए हैं तो इस कैपिटल में इनको ब्याज मिलना चाहिए। तो जो इसको कैपिटल में ब्याज इनको मिलना चाहिए, अगर इन्होंने ऐसा क्या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो बेटा इनको 1 रुपए का ब्याज नहीं मिलेगा। और अगर सर लिखा हो तो, हाँ बेटा अगर लिखा हुआ है तो इनको मिलेगा, लेकिन आपको ब्याज का रेट भी लिखना पड़ेगा। अगर सर ब्याज का रेट नहीं लिखा तो बेटा फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुमने ये लिख दिया ब्याज मिलेगा लेकिन रेट नहीं लिखा, फिर कैसा फर्क पड़ेगा, फिर क्या होगा, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, बताता हूं। अभी आप ये सोच रहे हो लेकिन सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते क्यों हैं? बेटा इसकी कहानी एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ध्यान से ना सुना हो तो मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। बेटा ये जो वैसे तो इस पे एक इन डिटेल अभी मेरी क्लास है, मुझे आपको पूरा पढ़ाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है बेटा, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल की कैपिटल निकालना तो बड़ा आसान होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का निकालना थोड़ा मजेदार गेम होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, एक मेथड होता है उस मेथड से हम निकालेंगे। ठीक है, फिर कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल में तो आराम से कैपिटल रेशियो निकल जाती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल रेशियो कैसे निकलती है वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, वो हमारा अगले क्लास का टॉपिक है बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बस इस पे खत्म हो जाए फिर सीधा उस टॉपिक पे उतरेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, बेटा आप अपनी किताब जो भी फॉलो कर रहे हैं वो आप करते रहो, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैं जो बेटा आपको करा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये वाला टॉपिक रह गया, बेटा कुछ टॉपिक नहीं रहेगा। मैं जिस स्टाइल से आपको पढ़ा रहा हूं बेटा आपको उस स्टाइल से पढ़ना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी बेटा कि सर ने, अरे सर ये वाला बीच में टॉपिक रह गया, बेटा नहीं लेना। जैसे अभी आप अगर कोई भी अपना स्टडी मैट पढ़ रहे होंगे उसके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके एक चीज आई होगी, वो मैंने अभी नहीं पढ़ाई आपको, तो आप बोल रहे हो सर ये चीज तो अभी आपने पढ़ाई नहीं। बेटा कोई बात नहीं पढ़ाई, वो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर मैं आपको वो पढ़ा दूंगा तो आपके वो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, यही तो दिक्कत है बेटा। अब एक स्टाइल होता है बेटा पढ़ाने का, ऐसे नहीं पढ़ाता, मुझे पता है ना वो कैसे पढ़ाना है बेटा, इसलिए बेटा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कैसे कब पढ़ना है वो। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें आपको वो समझ में नहीं आएंगी, वो क्या है आपको बेटा पहले यही नहीं पता वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या, बेटा उसके लिए पहले आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी तब जाके वो इन डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, चल टेंशन मत करो बेटा, आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आप छोड़ो बेटा, किताबों तो रहनी, तो किताबों के क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बस मैं आपको क्या बताऊं टॉफी जैसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, सारे क्लास के बच्चे एक तरफ होंगे और आप एक तरफ होंगे। चलिए तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं बताता हूं क्यों। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था एक्चुअली कि सर एक बात बताइए, हम 11th क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ के आए, मैंने कहा ठीक है बेटा, सर वहां पे भी हम कैपिटल पढ़ते थे बेटा, पढ़ते थे ना, बैलेंस शीट बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर आता था प्रॉफिट ऐड कर देते थे कैपिटल में, लॉस आता था तो कैपिटल में से माइनस कर देते, माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसा करते थे या नहीं करते थे? हाँ जी सर करते थे। तो उसने मेरे से पूछा सर कैपिटल तो वहां भी होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में 11th में, लेकिन सर कभी वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके कुछ सुना नहीं, सर वहां पे नहीं सुना, सर कैपिटल तो वहां भी होती थी। हाँ जी, मैंने कहा हाँ यार क्या तो सही रहा, लेकिन सर वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी सुना नहीं हमने कभी कुछ। बेटा आपके माइंड में कभी ये डाउट आया है नहीं आया है? बेटा वो 11वीं कक्षा के बच्चे ने मेरे से पूछा ये डाउट कि सर ऐसा है कि हमने 11th में तो पढ़ के आए सर, हमें वहां पे नहीं पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो वहां भी होती थी धंधे में, हम लिखते थे बैलेंस शीट में कैपिटल, लेकिन कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पढ़ा वहां पे। तो यहाँ पे क्यों, जब यहाँ पे भी कैपिटल है तो यहाँ पे क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना पड़ रहा है? ऐसे कि मतलब यहाँ पे वो क्या, वो किताबें हमको बताना भूल गई, वहां पे टीचर्स हमको बताना भूल गई? नहीं बेटा वो भूले नहीं है, यहाँ वहां पे बेटा जो आप अकाउंटिंग पढ़ते थे
वो होती थी बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की। मतलब सर बेटा वहां पे जो आप अकाउंटिंग पढ़ते थे ना 11वीं कक्षा में, वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ते थे। मतलब एक ऐसा धंधा जहां पे मालिक और धंधा सेम है, मतलब वहां पे धंधा और बंदा दोनों सेम है। लेकिन बेटा ये जो 12th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं पढ़ रहे, ये आप पार्टनरशिप की पढ़ रहे हो, पार्टनर्स की पढ़ रहे हो। तो सर इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं सर, फर्क इससे इससे तो कुछ मजा नहीं आया सर। इससे फर्क क्या पड़ता है? सोल प्रोप्राइटर हो उन्होंने या पार्टनर हो, कैपिटल तो दोनों लेके आए, तो दोनों लेके आए तो सर दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। आप पार्टनरशिप पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, लेकिन सोल प्रोप्राइटर वाले को बेचारे को क्यों नहीं दे रहे? सुन तो लो बेटा लॉजिक में भी आपको आगे क्या बताने वाला था। सोल प्रोप्राइटर के केस में बेटा आप एक बड़ी ध्यान से, आपने कभी पता नहीं अकाउंट्स वहां पे अच्छी तरह पढ़ी नहीं पढ़ी, खैर मैं एक 11th का अपना पूरा बैच लेके आ गया हूं। तो वहां पे क्या होता था बेटा, मैं बता देता हूं। वहां पे बेटा जो कैपिटल लेके आता था ना बंदा, वो सिर्फ एक अकेला बंदा लेके आता था। बेटा सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा धंधा जिसका मालिक एक ही होता है, एक ही बंदा स्टार्ट करता है, तभी तो नाम है सोल। एक अकेला बंदा होता है, वो अकेला ही कैपिटल लेके आता है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब वो अकेला ही धंधे में कैपिटल लेके आता है, तो जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, टू नेट प्रॉफिट निकालते थे, उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन खा लेता था? वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन खा लेता था? बेटा वो अकेला मालिक ही तो खाएगा, और कौन खाएगा? बेटा जब एक ही बंदे ने जब धंधा स्टार्ट करा, तो वो धंधा किसका है? पूरा उसी अकेले बंदे का, अकेले बंदे का। तो बेटा जो प्रॉफिट आया वो भी किसका था? उस अकेले बंदे का। तो बेटा वो जो ब्याज वगैरह होगा सब उस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड ही तो होगा। क्योंकि बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ये जो ब्याज दिया जाता है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा का सारा प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। ये सारा का सारा बेटा प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। तो बेटा जब प्रॉफिट होगा तभी तो आप दोगे। लेकिन बेटा वहां 11th क्लास में सारा का सारा प्रॉफिट तो वही अकेला बंदा खा जाता था। तो बेटा उस प्रॉफिट के अंदर सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह सब इंक्लूडेड है, तो सारा इंक्लूडेड है, तो सारा खा तो गया, सारा उसको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता। पार्टनरशिप में बेटा एक्चुअली क्या रीजन है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो है एक अकेला बंदा नहीं खाता, यहां पे तीन तीन चार चार जितने भी पार्टनर उन सब पे बंटता है। बेटा सब में बढ़ता है ना? हाँ जी सर, सब में बढ़ता है। तो बेटा ये जो ब्याज होता होगा वो भी तो फिर सब में बट जाता होगा। उसके अंदर जो ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो सब प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, और प्रॉफिट बढ़ जाता है सब में। तो बेटा वो सब ब्याज वगैरह भी तो सब में बढ़ जाएंगे। तो क्या किसी एक पार्टनर को अपने हक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोल प्रोप्राइटर के अंदर पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बंदा ही एक है, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी वही खा रहा है, तो उसके अंदर उसको तो पूरा हक का पैसा अपना मिल ही गया। एक्चुअली बेटा ये बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है, इसे एक कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट और एक अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैं कंसेप्ट क्लास लेके आऊंगा, वहां पे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ये आपके 11th 12th से अलग थोड़ा हटके सिलेबस है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत बेनिफिशियल, अगर आपको डाउट समझना है। एक्चुअली ये जो डाउट है ना बेटा, ये थोड़ा सा अपर लेवल का डाउट है, लेकिन मैंने आपको आपके इससे आपके ही पढ़ाई से ही समझा दिया कि बेटा क्या है। चलिए ठीक है, प्रूफ समझे? अभी ऐसा समझो बेटा, प्रोपराइटर में क्या है, प्रोपराइटर में तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट आता है धंधे का, वो अकेला बंदा ही तो खा जाता है। तो उसके अंदर सारा का सारा ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन सारा इंक्लूडेड है, तो उस प्रॉफिट के अंदर वो उसको मिल गया। तो बेटा वहां पे तो वो तृप्त है। लेकिन बेटा यहां पे बड़े ध्यान से सुनो, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे जो प्रॉफिट है बेटा, यहां पे सारे लोगों में बढ़ जाएगा, तो वो जो उसके अंदर इंक्लूडेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी तो बढ़ जाएगा। तो एक बंदे को उसको हिस्से का मिला ही नहीं। दूसरा बेटा, एक बंदा है यहाँ पे पार्टनर, वो सोचो यहाँ पे 2 लाख रुपए लेके आया। एग्जाम्पल है, एक पार्टनर है, वो यहाँ इस फर्म के अंदर उसने ज्वाइन करा, वो 2 लाख रुपए अपना पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेके आया। अब बेटा यहाँ पे बड़ी बात ध्यान से सुनो, अगर ये 2 लाख रुपए लेके आया है, लेकिन मुझे बात बताओ, एक सेकंड के लिए ऐसा सोचो, वो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है ही नहीं। तो बेटा अगर ये सोचो, ए पार्टनर है, वो 2 लाख रुपए लेके आया है ए बी सी के अंदर, फर्म के अंदर। सोचो अभी एक सेकंड के लिए मान के चलो, ए पार्टनर एबीसी फर्म के अंदर पार्टनर है ही नहीं। तो बेटा जब वो पार्टनर है ही नहीं, तो फिर बेटा वो 2 लाख रुपए लेके भी नहीं आएगा इस फर्म के अंदर कैपिटल का। अच्छा जब वो कैपिटल का पैसा लेके ही नहीं आएगा 2 लाख रुपए, तो फिर वो ए इस 2 लाख रुपए का क्या करता? बेटा वो अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता, एफडी करता। सोचो एफडी कर देता, एफडी पे उसको बेटा कितना ब्याज मिलता? 7 से 8% ब्याज मिलता था बेटा। मान के चलते हैं अभी इतना चल रहा है बेटा, 7 to 8% डिपेंड करता है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा मिलता है। मान के चलते 7% ब्याज मिल जाता बेटा। हाँ जी सर, ब्याज मिल जाता 7%। अगर वो कैपिटल ना होता, अगर वो वहां पे एज अ पार्टनर ना होता, तो पार्टनर नहीं होता तो कैपिटल फॉर्म के अंदर लेके नहीं आता, तो इस पैसे का फिर वो क्या करता?
ऑब्वियसली एफडी करा देता 7% के ब्याज पे। लेकिन बेटा वो अब यहाँ पे एफडी तो करा, लेकिन बेटा वो यहाँ पे एक पार्टनर है। तो बेटा जब वो यहाँ पे पार्टनर है तो बेटा वो जो 2 लाख रुपए है उसकी एफडी वो नहीं करा पा रहा होगा। क्यों सर? अरे बेटा वो इस फर्म में पार्टनर बन गया ना, तो वो 2 लाख रुपए तो इसने फिर इस फर्म को दे दिए। तो जब बेटा उसने ये 2 लाख रुपए फर्म को दे दिए, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन सॉरी ये जो फिर तो ये एफडी नहीं करा पा रहा, और जब ये एफडी नहीं करा पा रहा तो इस पे जो 7% का ब्याज है ये भी इसको नहीं मिलेगा। अरे बेटा पार्टनर बन गया ना, तो पार्टनर बन गया तो फिर वो 7% का ब्याज भी तो फिर नहीं मिलेगा ना इसको, क्योंकि इसने वो पैसा 2 लाख रुपए का वहां नहीं दिया। ये लगा सकता था, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये पार्टनर ना होता तो ये वहां एफडी करते तो 7% ब्याज कमा सकता था, लेकिन कमा तो नहीं रहा, ये तो पार्टनर है। तो 2 लाख रुपए 7% इसका लॉस हो रहा है, नहीं मिल रहा, इसको मिलना चाहिए। अरे बेटा वहां कुछ नहीं होता तो वहां पे आराम से 2 लाख रुपए 7% कमा सकता था आराम से बैठे बैठे, लेकिन धंधे में दे दिया 2 लाख रुपए, कुछ भी नहीं मिल रहा। एटलीस्ट घर में बैठे बैठे 2 लाख पे 7% ब्याज कमा रहा था। बेटा इस केस में वो बोलता भैया देख मैं एबीसी फर्म को बोल रहा है, अरे सुन लो मेरी बात तुम नालायक हो। मैंने कहा क्या हो गया? अरे भैया ये जो 2 लाख रुपए मैं तुमको दे रहा हूं इस फर्म के अंदर, अगर मैं इसको एफडी लगाता 7% ब्याज वहीं मिल जाता, तुम मुझे कुछ तो दो इस पे, तुम तो कुछ 0% दे रहे हो, ये तो गड़बड़ बात है, मेरा पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा, बैंक वाला ही 7% दे देता है यार। तो बेटा इसलिए एक लॉजिक बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 7% ब्याज देने का। यही तो बस मैंने फिक्टिशियस रेट आपको बोला 7%, ये जो भी आपको रेट लिखना आपको 10% देना, 15% देना, 20% देना, जो भी देना, जनरली इन्फ्लेशन के साथ लिखा जाता है बेटा, जो इन्फ्लेशन का रेट लिखा होता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्यों पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कंसेप्ट है? क्योंकि इसके अंदर बेटा पार्टनर अपने 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 कैपिटल लेके आते हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ के, तो इनको जो ब्याज मिल रहा होगा वो छोड़ के आ रहे हैं, तो बेटा अपने अपने पैसे पे वो ब्याज लेंगे ना, अपने अपने पैसे पे वो ब्याज लेंगे। आप बोलोगे सर नहीं प्रॉफिट प्रॉफिट खा तो रहे, प्रॉफिट में सब इंक्लूडेड होगा, मैंने आपको उसका लॉजिक बता दिया। प्रॉफिट के अंदर बेटा वो बट जाता है, तो बेटा जब प्रॉफिट बट जाता है तो बेटा उसका ब्याज भी तो सब में बढ़ जाएगा, तो सबको अपना एक अब सबको जो ब्याज आएगा वो प्रॉपर ब्याज नहीं आएगा, गलत आएगा, इक्वल ब्याज नहीं आएगा, जैसे सोल प्रोप्राइटर को पूरा पूरा मिल रहा था, मजा आ रहा था उसको। बेटा आप वहां पे सोल प्रोप्राइटर में पीएनएल अकाउंट बनाते थे, टू नेट प्रॉफिट लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट लिखते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे, यहां पे कैपिटल लिखते थे, इसमें प्लस नेट प्रॉफिट इंक्लूड कर देते थे। तो ये सारा ये कैपिटल किसकी होती थी? उस पूरे के पूरे बंदे की, एक अगले बंदे की, इसमें उसका नेट प्रॉफिट जोड़ देते थे, तो बेटा उसका कैपिटल का पैसा तो देते थे, उस सारा का सारा प्रॉफिट भी वो अकेला बंदा खा जाता है, क्योंकि वहां सो प्रोवाइडर पार्टनर्स थोड़ी ना होते प्रॉफिट बांटने के लिए, सारा का सारा वही खा जाएगा। तो बेटा सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह सब इसको मिल ही तो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो दिया जाता है, ये सब प्रॉफिट में अभी आपको सिखाऊंगा कैसे दिया जाता है, यही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो बेटा सारा का सारा इसको मिलता रहा है, इसलिए मिलता वहां भी है बेटा, एक्चुअली दिया वहां भी जाता है, बस वहां पे दिखता नहीं है बेटा, यही तो अकाउंटेंसी की ब्यूटी है। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां भी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वहां भी होता है, लेकिन वहां पे कोई बंटवारा नहीं है ना बेटा। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां भी दिया जाता है, आपको पता है, आपको पता नहीं है। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां भी दिया जाता है पार्टनर को, सॉरी इस बंदे को, एक अकेले सोल प्रोप्राइटर को, लेकिन वो दिखता नहीं है सर, हमने तो नहीं देखा कभी। अरे दिखेगा कैसे? क्योंकि वहां पे एक ही बंदा है, सारा का सारा प्रॉफिट वही खा जाता है, यहां पे बांटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा यहां पे क्योंकि बंटवारा है, यहां पे दिखता है बंटवारा, यहां पे प्रॉफिट एक बंदा नहीं खाता, इस केस में यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख जाता है बंटवारा होते हुए, इसलिए यहां पे एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ जाता है बंटवारे का, इसलिए उसका बोला जाता है बंटवारा अकाउंट। सॉरी बंटवारा अकाउंट क्या होता है? इंग्लिश में इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ बंटवारे का अकाउंट है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं हम, समझे? अरे यहां पे समझो ना बेटा, 11th क्लास में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन क्यों नहीं दिखता? अरे इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो सारा का सारा प्रॉफिट, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, ये सब वहां उसको भी दी जाती है, सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी टू सोल प्रोप्राइटर, सर दिखता तो है नहीं। अरे दिखता तो तब होगा ना जब वहां पे आपको जब उसको मिलेगा बेटा, वो सारा का सारा प्रॉफिट्स में से तो दिया जाता है। अभी आपको दिखाऊंगा ये बेटा, जितना भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेगुलेशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ये सारे बेटा प्रॉफिट में से दिया जाता है। बेटा प्रॉफिट में से तो आप दे दोगे, लेकिन वहां पे सोल प्रोप्राइटर जब सारा का सारा प्रॉफिट खा रहा है तो उसको तो एक तरीके से सारा मिल ही गया, तो बेटा यहाँ पे अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स है, एक से ज्यादा बंदे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके अंदर जो चीजें इंक्लूडेड होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी तो हमें अलग से बंटवारा करके दिखाना पड़ेगा।
ये है रीजन बेटा। बेटा ये लॉजिक है बेटा, ये कहीं किसी ने बताया नहीं है, पूरे इतिहास में कहीं नहीं है ये लॉजिक। क्या बात कर दी बेटा आपने, क्या बात कर दी, ये पूरे इतिहास में लॉजिक नहीं है अवेलेबल, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने कुछ नहीं लिखा, अब सीधा पढ़ लेते 13C के अंदर क्या लिखा है। तो बेटा लॉ ये कहता है आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी ब्याज की। मतलब आपने सर इतना ज्यादा ज्ञान बता दिया, इतना ज्यादा स्टोरी बता दी, इतना इन्फ्लेशन वो ये वो, और लॉ हमको ये कह रहा है कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि लॉ कह रहा है अगर तुमको इतनी ही फिक्र है अपने पैसे की, ये देखो मैं वहां पे इन्वेस्ट करता था, एफडी छोड़ के आया, एफडी तोड़ के आया, 7% का ब्याज मिलता था, यहाँ पे तुमको दे दिया, मुझे इतना तो मिलना चाहिए। तो लिखो ना, जब इतनी स्टोरी बता रहे हो तो, जब इतनी स्टोरी बता रहे हो, इतना फिक्र है, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दो ना ये चीज। तुमने लिखी नहीं, इसका मतलब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, केयर फ्री एटीट्यूड है तुम्हारा, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पैसों को। तो बेटा फूटी कौड़ी का ब्याज नहीं मिलेगा तुमको, 0% का ब्याज मिलेगा। मतलब ये कह रहा है कि भैया मैं 2 लाख रुपए लेके आया, मुझे दो, मेरे 2 लाख रुपए पे 10% ब्याज दो, मुझे 10% ब्याज चाहिए। बी और सी कह रहे हैं नहीं यार हम नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा। उससे क्या फर्क पड़ता है, बैंक वाले तो देते हैं ना 7%, तो तुम भी दो। बैंक में डाल देता 2 लाख रुपए साल का, 7% ब्याज तो वही दे देता है, तुम भी दो उस हिसाब से। तो इतना तो बनता है। बेटा कोर्ट में जाएंगे तो लॉ यही बोलेगा, ए को बेटा उछलने की जरूरत नहीं है, अगर इतना ही था तो पार्टनरशिप डीड जब बन रही थी तब क्यों नहीं लिखा, तब तो तू नहीं आया, तब तुझे ये ज्ञान नहीं आया। तो बेटा यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पे ये कैपिटल लॉ ये कहता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिख दिया तो फिर ठीक है, अगर आपने लिख दिया फिर तो जो आपने लिखा है उस पर खुश रहो, लेकिन रेट जरूर लिख देना। रेट नहीं लिखा तब भी कुछ नहीं मिलेगा बेटा। अब रेट ही नहीं लिखा फिर क्या कैसे, फिर क्या जज बेचारा क्या करेगा फिर उसको, जब रेट ही नहीं लिखा। तो बेटा ये है। अब बेटा नेक्स्ट वाला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो बेटा इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा क्या होता है। ड्राइंग्स का पहले आपको एक मतलब बता देता हूँ, ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है। देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इस नाम से तो बेटा आप रूबरू है ना। 11th क्लास में लगता था ये ड्राइंग मतलब कुछ ड्रॉ करना है, नहीं बेटा। अब आप 12th में आ गए, आप लोगों को पता है नहीं बेटा, अकाउंट्स में, फाइनेंस में ड्राइंग का मतलब कुछ और ही होता है। ड्राइंग का मतलब कुछ ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ कर लेना, अरे कुछ ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ का मतलब बेटा एक्चुअली एक और होता है, निकालना, है ना। ड्रॉ का मतलब है ना, ड्रॉ दिस बुक फ्रॉम हेयर ऐसे बोलते हैं ना, तो बेटा ऐसे बोलते हैं निकालना। तो कुछ ड्रॉ कर लेना, अरे क्या निकालना, आगे तो बढ़ो, कैपिटल निकाल लेना। पैसा धंधे में से जब आप निकाल लेते हो, खुद का पैसा जब आप अपने धंधे से निकाल लेते हो बेटा, उसी को बोला जाता है ड्रॉइंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपके धंधे में 2 लाख रुपए पड़ा है, 2 लाख में से आप 1 लाख रुपए घर ले गए, तो बेटा इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे, इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। अरे क्योंकि वो जो पैसा है वो धंधे का है, वो पैसा धंधे का है। अगर धंधे का मालिक धंधे में से पैसा निकाल लेता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं बेटा। बेटा वो ड्रॉइंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूं, सोचो बेटा आपकी एक घड़ी की दुकान है, आपकी घड़ियां बिकती हैं, सो प्रोप्राइटर है, मान लो सो प्रोप्राइटर, एक घड़ी की दुकान है आपके पास, अच्छी खासी आपकी घड़ी बिक जाती है। जब धंधा पूरा दिन का ओवर हो जाता है, दुकान बढ़ाने का टाइम हो जाता है, आपने देखा दिन का यार हमने 2,000 रुपए कमा लिए। अब बेटा 2,000 रुपए वो जो है वो आपके धंधे का पैसा है, लेकिन जब आप वो 2,000 रुपए निकाल लेते हो, घर जाके उसको खा लेते हो, तो बेटा उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स, आपने निकाल लिया पैसा। कैपिटल जब आप अपना, जब आप जो पैसा आप धंधे में लेके आते हो, उसी पैसे को जब आप घर में अपने पर्सनल यूज के खाने के लिए रख लेते हो, तो बेटा वो आपके कैपिटल को कम कर देता है। क्योंकि कैपिटल को क्यों कम करता है, आपने देखा होगा 11th में बेटा आप हमेशा ड्रॉइंग्स माइनस करते थे कैपिटल में से, याद होगा फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे, लॉस माइनस करते थे और ड्रॉइंग्स माइनस करते थे। क्यों, कभी लॉजिक सोचा वो कैपिटल में से हम ड्रॉइंग्स क्यों माइनस करते थे, कभी सोचा है, कभी दिमाग लगाया? पता है क्यों? क्योंकि जब आप पैसा निकाल लेते हो धंधा का, तो बेटा वो आपका नहीं, वो धंधे का पैसा है। जब आपने धंधे का पैसा निकाल लिया, तो बेटा मुझे बात बताओ वो पैसा किसका है, जिसका आपने पैसा निकाला? सर वो तो धंधे का पैसा है। तो आपने क्यों निकाला? सर जरूरत थी पैसे, घर में हमें कुछ खाना था, नहीं थे, हमने कहा धंधे से निकाल लेते हैं। तो बेटा धंधे का पैसा आपने निकाल लिया, तो बेटा आपकी लाइबिलिटी है कि आप धंधे का पैसा लौटाओगे। आपने कहा सर नहीं जाओ मैं नहीं लौटाता, मेरी मर्जी मैं नहीं लौटाता, बोलो क्या कर लोगे? बेटा पता क्या कर लोगे, पता फर्म क्या करेगा, अच्छा तू नहीं लौटाएगा, वह कैपिटल में से कम कर देगा। बेटा आपने धंधे को फिर कैपिटल लौटा रखी है, आपने धंधे को कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए की, अगर आप उस धंधे का पैसा नहीं दोगे तो बेटा वो कहां से एडजस्ट करेगा आपका पैसा, वो 1 लाख में से माइनस कर देगा आपका। नहीं समझ में आया? समझाता हूं बेटा, कुछ स्टूडेंट्स को शायद समझ नहीं आई, बात बता देते हैं। बेटा ये कैपिटल है 1 लाख रुपए की, सोचो आपने एक धंधा स्टार्ट करा बेटा 1 लाख रुपए से, कि कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपए का क्या मतलब होता है। अच्छा कभी ये भी सोचा है कैपिटल हम लाइबिलिटीज में क्यों लिखते हैं? अरे कभी ये तो पता होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा होगा बेटा, हालांकि मैंने अपने 11th में लेक्चर्स लिया हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार वहां पे जाके देख लीजिए। बेटा 11th के कंसेप्ट चले तो 12th का ही पढ़ोगे।
लेकिन टेंशन नहीं लेनी बेटा, टेंशन नहीं लेनी। सैम अकाउंट्स क्लासेस में आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो बेटा, सोचो आप एक धंधा कर रहे हैं, अब आप धंधा, आपको माइंड में जो भी लाना है वो आप स्टार्ट कर। आप सोचो आपको मैंने परचून की दुकान खोलनी है, परचून की इमेजिन कर लो, आपको कपड़े की खोलने, कपड़े, बस आप एक इमेजिन कर लो मैंने एक धंधा कर लिया, चाहे खाने का ही मोल लो। मैं एक जर्नल लेके चल रहा हूँ, खाने का धंधा आपने खोल लिया, ठीक है बेटा, आपने खाने का धंधा स्टार्ट करा, ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा बेटा, धंधा स्टार्ट करोगे, आजकल कोई भी फोकट में धंधा स्टार्ट होता है? कभी भी कोई धंधा फोकट में स्टार्ट होता है? नहीं। कोई ना कोई चीज स्टार्ट करने के लिए, एक बेटा ठेला ही क्यों ना मोमोज का लगा दूं बाहर, उसमें भी पैसा तो चाहिए। तो बेटा धंधा आपने स्टार्ट करा, उस धंधे को स्टार्ट करने के लिए आपके 1 लाख रुपए की पूंजी लग गई। पूंजी मतलब पैसा लग गया। आपने जब धंधा स्टार्ट करा, आप अपने घर से 1 लाख रुपए लेके आए, मतलब धंधा स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। आई यू एग्री और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट बेटा? जब भी धंधा स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। सर पता है, आप आगे बढ़िए, ठीक है बेटा, पता है आपको। तो कैपिटल लग गई 1 लाख की, ठीक है। अब बेटा ये जो कैपिटल आपने 1 लाख की लगाई, पहले मुझे एक बात बताओ, आगे जब हम चर्चा करेंगे वो होगी, कभी ये लाइबिलिटीज में इसको हम लिखते क्यों? कभी इतना दिमाग लगाया है? क्यों लिखते हैं बेटा? ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो आपने पैसा लगाया है धंधे में, ये जो धंधा है और आप एक अलग अलग पर्सन हो। बेटा जनरली सोल प्रोप्राइटर में वैसा धंधा और बंदा सेम होता है, ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है। लेकिन लेकिन अकाउंट्स, बेटा अकाउंट्स में चाहे कोई भी बिजनेस आप ले आओ, सोल प्रोप्राइटरशिप, एओपी, पार्टनरशिप, अपना कंपनी, सारे केसेस में बेटा धंधा और बंदा अलग ही होता है। सर ये क्या कह दिया आपने? बेटा ये क्या हो गया सर, ये तो कुछ अलग ही पढ़ना पड़ गया। हाँ बेटा, बिजनेस स्टडीज में तो सर हमने ये पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में धंधा और बंदा सेम ही होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती उन दोनों में। लेकिन बेटा आपको जान के हैरानी होगी, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में होता है, ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। अकाउंट्स में बेटा धंधा और बंदा अलग होता है। चाहे कोई भी धंधा उठा के ले आओ, सोल प्रोप्राइटर ले आओ, पार्टनरशिप ले आओ, कंपनीज ले आओ, कुछ भी ले आओ, धंधा बंदा अलग होता है अकाउंट्स के लिए सिर्फ, ठीक है बेटा। तो बेटा जब आपने धंधा 1 लाख रुपए से स्टार्ट करा, तो एक तरीके से आपने ये पैसा किसको दे दिया? सर किसको दे दिया मतलब? किसी को नहीं दिया। अरे बेटा ये आपके पास 1 लाख रुपए घर में पड़ा था, आपने इससे धंधा स्टार्ट करा, तो ये धंधा आपने 1 लाख रुपए कहां लगाया? अपने दोस्त को दिया? नहीं नहीं सर, हमने धंधे में लगाया। तो एक तरीके से आपने 1 लाख रुपए धंधे को दे दिया। हाँ जी सर, धंधे को दिया। और धंधा इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर हाँ आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल अभी छोड़ो, पर्सन तो है, चाहे आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, पर्सन तो है, मतलब एक अलग से बंदा है। ठीक है सर, समझ गए। तो एक तरीके से आपने ये जो 1 लाख रुपए हैं ये धंधे को दे दिए। हाँ जी। तो बेटा ये आपने धंधे को दिए, तो धंधे की लाइबिलिटी है आपका ये 1 लाख रुपए लौटाना। बेटा आप धंधे में पैसा क्यों लगाते हो? सर ताकि प्रॉफिट कमाए। तो धंधे का क्या काम है? धंधे का काम ये है कि आप जो उसमें आपने जो उसको पैसा दिया वो तो वो आपको लौटाए, प्रॉफिट के साथ लौटाए। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये जो 1 लाख रुपए आप धंधे में ना लगाते, एफडी में लगा देते। एफडी ही आपको 1 लाख, अब जब एफडी मैच्योर हो जाती है, आपका 1 लाख रुपए तो वो दे ही देता है, साथ में सिर्फ 1 लाख रुपए देता है? नहीं, 7% ब्याज के साथ देता है। मैं मान के चल रहा हूं अभी ऑन एन एवरेज 7% का ब्याज चल रहा है। आपके पास जो भी चल रहा है वो ठीक है, अभी मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक है सर? समझे बेटा, लॉजिक बताओ ना, किसी किताब में नहीं लिखा, ना कहीं एक्सप्लेनेशन है। आप ये पैसा 1 लाख रुपए धंधे को दे दिया, ले धंधे 1 लाख रुपए ले ले, खुश रहे, तो धंधे का ठीक है। लेकिन बेटा ये धंधा बस आप इसको देकर छोड़ दोगे 1 लाख रुपए? अरे अगर ये आप पैसा धंधे को 1 लाख ना देके कहीं एफडी में लगा देते, तो वो एफडी आपका 1 लाख रुपए तो दे देता, साथ में उसमें 7% ब्याज कमा के और दे देता। तो आप सोचोगे यार, ये एफडी मुझे 1 लाख रुपए दे रही है, प्रिंसिपल तो दे ही रही है, साथ में उसमें ब्याज भी लौटा के दे रही है 7%। तो मैंने कहा धंधे हो, सुन, ये तुझे 1 लाख रुपए मैंने दिया है, तो तू मुझे कुछ लौटा, तो 1 लाख रुपए तो तू मैंने तुझे दिया है, वो तो तू मुझे देगा ही। बेटा एक तरीके से आप ऐसा समझो, आपने धंधे को 1 लाख रुपए का उधारी तो दिया, ये ले पैसा लगा, ये पैसा ले ला, इसको मुझे कमा के दे प्रॉफिट। तो बेटा धंधा, आप बोलोगे धंधा 1 लाख रुपए तो तू मुझे देगा, लेकिन 7% ब्याज तो मुझे एफडी वाला दे रहा है, तो तू भी तो कुछ दे। तभी धंधा आपको बेटा प्रॉफिट कमा के देता है। तभी बेटा आप फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल में से ऐड प्रॉफिट क्यों करते थे? वो कैपिटल में, अपनी कैपिटल में प्रॉफिट क्यों जोड़ते थे? बेटा एक्चुअली आपको तो मैं आज मैं आपको ये सीक्रेट अनलॉक कर दूंगा बेटा। एक्चुअली बेटा जो धंधे और मालिकों के बीच में जो ट्रांजैक्शन चल रही है ना, वो कैपिटल में चलती है। कैपिटल में देखो, हम इंसानों की बात करते हैं, कंसेप्ट समझाता हूं बेटा, ये कंसेप्ट जरूरी है। ये कंसेप्ट ऐसा मत समझना मैं कोई आपको और कंसेप्ट समझा रहा हूं। अरे पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, वहां मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है अगर आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अच्छी तरह समझना है।
सारे चुटके में क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे बेटा। ये कंसेप्ट इतने इजी वे में समझा दिया हूं, क्लास लगे कितनी लगे फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट को अच्छे तरह समझो, ठीक है। सुनो मेरी बात, हम इंसान लोग ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? आप मुझे कोई चीज दोगे, मैं आपको उसके बदले क्या दूंगा? पैसा। या मैं आपको कोई चीज दूंगा, आप उसके बदले क्या मुझे दोगे? पैसा। हम लोग एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं बेटा पैसों में करते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया धंधा और बंदा अकाउंट्स परस्पेक्टिव के लिए दोनों अलग अलग बंदे हैं, दोनों अलग अलग बंदे बेटा। तो जब ये दोनों बंदे अलग अलग है, मतलब है तो पर्सन, ये बस फर्क क्या पड़ता है यार, कोई नकली असली हो, क्या फर्क पड़ता है तो दोनों पर्सन ही। अरे बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या फर्क पड़ता है, पर्सन तो लगा है ना आगे, हम नेचुरल पर्सन है, क्या फर्क पड़ता है, पर्सन तो आगे लगा है। तो है तो दोनों पर्सन। अब बेटा ठीक है, बस इतना ही चाहिए था। अब दोनों पर्सन हो गए, हाँ जी सर। तो बेटा दोनों पर्सन है तो दोनों में ट्रांजैक्शंस भी फिर होती होंगी। अरे जब हम दो पर्सन में ट्रांजैक्शन हो रही है, दो इंसानों में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो क्या इन दो बिजनेस के एक दूसरे में, बिजनेस और बंदे में, बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक है उनके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होती होगी? होती होगी सर। तो सर ये इनका भी कोई एक्सचेंज का सिस्टम होता होगा, ये कैसे? तो क्या ये भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं? ये कैश देता है तो ये दूसरे को कैश देता है, ये कोई चीज बेचता है तो ये उसको कैश देता है, ये बेचता है तो ये उसको कैश देता है, ऐसा होता है सर हमारी तरह? नहीं बेटा, यहां पे ऐसा नहीं होता बेटा, यहां पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने जमाने में बार्टर एक्सचेंज चलता था ना, करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम चलता था, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स एक्सचेंज करेंगे। तू 5 किलो मैदा दे और 5 किलो आटा दे और तुझे 4 किलो राइस दूंगा, ऐसा सिस्टम चलता था बेटा, ऐसा सिस्टम चलता था। ऐसे ही बिजनेस का भी बेटा अपना एक्सचेंज सिस्टम है, मतलब बिजनेस और जो बिजनेस का मालिक है मतलब ओनर्स, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन चलती है बेटा वो कैश में नहीं चलती, वो कैपिटल्स में चलती है। बताता हूं बेटा कैसे। मतलब अगर बिजनेस को, मालिक को अगर कुछ देना है तो वो उसकी कैपिटल बढ़ा देता है, अगर बिजनेस को मालिक से कुछ लेना है तो वो उसकी कैपिटल घटा देता है। ऐसे ही अगर मालिक को बिजनेस से कुछ लेना है तो वो अपनी कैपिटल बढ़ा देता है, और ऐसे ही अगर मालिक को बिजनेस से कुछ, बिजनेस को कुछ देना है तो वो अपनी कैपिटल घटा देता है। सर इसका क्या लॉजिक है? बेटा ये लॉजिक अभी नहीं बता सकता, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बताऊंगा, क्योंकि अगर वो मैं यहां पे बता दूंगा तो बेटा फिर ये कंसेप्ट जो आज बताने बैठा हूं वो तो हो ही नहीं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का हो जाएगा। बेटा ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं इतिहास में कोई आपको नहीं बताने वाला, मैं बता नहीं कर रहा, आप कहीं भी देख लेना ये एक्सप्लेनेशन। प्रोफेशनल स्टडीज की बातें बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे आपसे चुटकियों वाले। अरे बेटा आप प्रोफेशनल के क्वेश्चन कर दोगे, क्या बात कर दी आपने। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आप उसके स्ट्रेस मत लो, आपको बस आपका 12 तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं बात क्या कह रहा हूं आपको, मालिक और बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है बेटा वो कैपिटल बढ़ाने घटाने में होती है। मतलब अगर धंधे को मालिक से कुछ लेना है तो वो उसकी कैपिटल घटा देता है, और अगर मालिक को, सॉरी, धंधे को मालिक को अगर कुछ देना है तो वो उसकी कैपिटल बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहीं पे अब ये बात हुई थी देखो कैपिटल की, धंधे बंदे ने धंधे को कुछ दिया, एक कंपनी के मालिक ने, बिजनेस के मालिक ने धंधे को 1 लाख रुपए दिया, तो अब देखो यहां पे धंधे ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया, तो बिजनेस की लाइबिलिटी है ना 1 लाख रुपए को चुकाना चुकाना पड़ेगा। तो यहां पे बिजनेस को मालिक को कुछ देना है, इसलिए देखो बेटा कैपिटल में 1 लाख रुपए प्लस हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, तो यहां पे कैपिटल 1 लाख की। लेकिन बेटा एक फर्दर स्टेप आगे चलते हैं। अब मालिक ने क्या करा, उसको बताओ घर में बताओ कुछ पैसों की जरूरत आ गई बेटा, मालिक को क्या हुआ बेटा, कुछ पैसों की जरूरत आ गई, पैसे थे ही नहीं बेटा, बैंक के पास लोन गया, बैंक ने उसको भगा दिया, मान के चलो बैंक ने भगा दिया, तो बेटा उसके पास कोई चारा नहीं है, उसने कहा यार धंधे को जो 1 लाख रुपए दिए थे ना, क्या करते छोड़ यार, अपना ही धंधा है, क्या पता चलेगा। 1 लाख में से बेटा ड्रॉड खोली, 1 लाख रुपए पड़े थे, उसमें से 20,000 रुपए निकाल के चला गया, 20,000 रुपए निकाल दिए। अब आपको ये चीज पता है बेटा, धंधे में से जब अपना ही पैसा निकाल लो क्या बोलते हैं? आने दो बेटा कानों में, क्या बोलते हैं? मैं नहीं बता रहा, आप बोलो क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। हाँ जी सर बेटा बिल्कुल ठीक है, आज आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी बेटा, आज ये सीक्रेट अनरिवील हो जाएगा, रिवील हो जाएगा ये सीक्रेट बेटा, कि क्यों हम ड्राइंग्स माइनस करते थे कैपिटल में से 11th में, 11वीं कक्षा में, और 12th में भी करेंगे, और आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी करेंगे। आज लॉजिक बता दिया क्यों, क्योंकि कंपनी बिजनेस के मालिक ने धंधे में से 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए निकाल के चला गया। अब ये 1 लाख रुपए किसका है? धंधे का। अब मालिक ने धंधे का पैसा, ये तो 20 बेटा 1 लाख रुपए किसका है? धंधे का, क्योंकि आपने धंधे को दे दिया, धंधे का हो जाएगा, धंधे का हो जाएगा ना। तो आपने ये धंधे का पैसा 20,000 रुपए निकाल लिया, तो बेटा कितना बचा वैसे? अभी अभी कितना बचा? 80,000 रुपए बचा। आपने बेटा ये 20,000 रुपए निकाल के चले गए, लेकिन बेटा ये 20,000 रुपए आपका था या धंधे का था? नहीं, धंधे का था।
तो आपकी बेटा लाइबिलिटी बनती है 20,000 रुपए को लौटाने की। तो बेटा आपने नहीं लौटाया तो बेटा पता बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, मैंने आपको बोला था जब भी बिजनेस को कुछ देना होगा मालिक को तो वो उसकी कैपिटल बढ़ा देगा। लेकिन इस केस में बिजनेस को मालिक से कुछ लेना है बेटा, इस केस में उल्टा है। इस केस में जो ये धंधा है इसको इस बिजनेस के मालिक से कुछ लेना है, क्योंकि बिजनेस का मालिक 20,000 रुपए निकाल के चला गया। अभी 20,000 रुपए किसका है, धंधे का। तो बेटा ये धंधे को लौटाना है ना, लेकिन ये लौटा नहीं रहा। तो बिजनेस क्या करेगा, अच्छा बेटा तू नहीं लौटा रहा तो वो क्या करेगा, मैंने आपको ये बोला था जब भी बिजनेस को मालिक से कुछ लेना होता है वो क्या करता है, कैपिटल घटा देता है। बेटा जब बिजनेस को मालिक को कुछ देना होता है तो उसकी कैपिटल बढ़ा देता है। तो बेटा जब बिजनेस को कुछ लेना होगा तो उसकी कैपिटल घटा नहीं देगा, घटा देगा। तो यहां पे ड्राइंग्स उसने निकाल ली बिजनेस के मालिक ने, तो बिजनेस के मालिक को यहां पे बिजनेस को कुछ देना है, उसने दिया नहीं, उसने सिर्फ निकाल लिया, दे नहीं रहा। तो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस ने बोला कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नक्की लो, कुछ नहीं टेंशन, कोई ना इल्ले क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, 20,000 रुपए निकाल लिया ना, तू नहीं दे रहा, तू बदमाशी पे आ गया, मुकर गया, ठीक है, मैं क्या करूंगा तेरी कैपिटल 20,000 से घटा दूंगा। क्योंकि बेटा जब भी बिजनेस के मालिक को कंपनी को कुछ देना होता है वो 20,000 रुपए कैश में नहीं देगा, वो बोलेगा कैपिटल घटा दे 20,000 रुपए से, हो गया, हिसाब क्लियर हो गया, 20,000 रुपए कैपिटल से घटा देगा, हो गई ट्रांजैक्शन। 20,000 रुपए कैपिटल से घट गए, इसका मतलब ये है बिजनेस के मालिक ने, बेटा जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से 20,000 रुपए ड्रॉइंग्स देखेंगे समझ जाना माइनस ये क्यों हुआ है, मतलब यहां पे क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पे बिजनेस के मालिक ने 20,000 रुपए कंपनी को दिए हैं, बिजनेस को दिए हैं। अगर ये कोई चीज प्लस होती है, सोचो प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट भी तो प्लस करते थे, इसका मतलब यहां पे प्रॉफिट आ गया, तो बेटा प्रॉफिट आ गया तो धंधे की लायबिलिटी है, बेटा धंधे ने प्रॉफिट कमा लिया, वो प्रॉफिट धंधा खाएगा नहीं, कंपनी के मालिक को कमा के देना है। क्यों, क्योंकि उसने हमको पैसा दिया है, हमारी लायबिलिटी है इस पैसे पे उसको प्रॉफिट कमा के देना। क्योंकि अगर वो मालिक बाहर एफडी करता था 7% ब्याज पे तो उसको रिटर्न मिलता, तो बिजनेस की लायबिलिटी है इस पैसे पे प्रॉफिट कमा के मालिक को देना। तो यहां पे बिजनेस को ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट देना है, तो वो क्या कैश में देगा, नहीं, वो उसकी कैपिटल 20,000 रुपए से बढ़ा देगा। बेटा ये लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता ही नहीं थी, बहुत जरूरी है। आज आपको क्लियर हुआ है क्या कंसेप्ट है। चलिए बेटा यहां पे हम दोबारा अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आज समझ में आया ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स कुछ नहीं होती, ड्राइंग्स का मतलब होता है अपना ही पैसा धंधे में से निकाल लेना। तो बेटा जब आप अपना ही पैसा धंधे में से निकाल लोगे तो बेटा ये पैसा आपका तो है नहीं, धंधे का है, आपने धंधे का पैसा निकाल लिया ना, वो धंधे का पैसा है, जब आपने धंधे में पैसा लगा दिया फिर वो धंधे का हो गया यार। तो आपने धंधे का पैसा निकाल लिया तो आपको वो धंधे का पैसा लौटाना पड़ेगा, कैसे लौटाओगे, कैश में नहीं, अपनी कैपिटल माइनस, और धंधा क्या करेगा, आपकी कैपिटल माइनस कर देगा, ठीक है, हो गई इस ट्रांजैक्शन, बस ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में नहीं आया, सर आपने अभी सिर्फ ड्राइंग समझाया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा तो कुछ समझ नहीं आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे क्या है बेटा, आपने यहाँ पे पैसा निकाल लिया, अब यहाँ पे आ जाते हैं बैक टू पार्टनर्स पे। बेटा सोचो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स ने मिलके 1 लाख रुपए मिलके लगाए, 1 लाख रुपए लगाए, सबने अपना अपना लिया है, सोचो टोटल 1 लाख रुपए है। अब ए पार्टनर है, ए पार्टनर, बेटा ए पार्टनर है, ए पार्टनर है, ए पार्टनर है बेटा, उसने 20,000 रुपए निकाल लिए, यहाँ पे देखो मैंने एरो डाला, ये 20,000 रुपए ड्रॉइंग्स हुई है, ये बेटा 20,000 ड्रॉइंग्स हुई है ना, 20,000 रुपए ड्रॉइंग्स हुई है, ड्रॉइंग्स। लेकिन ये ड्रॉइंग्स करी किसने, इन तीनों पार्टनर में से ये पैसा निकाला किसने, ए ने निकाला। ए ने कहा भैया मेरे घर में बड़ी किल्लत चल रही है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, खाने पीने के वांदे आ गए भैया, क्या करें, बैंक के, उसने कहा बैंक कैसे मांग लेता भाई, बैंक नहीं दे रहा, बैंक ने भगा दिया, तो भाई मैंने कहा एक ही तरीका है, धंधे में से पैसा निकाल लो। अब बेटा इसने धंधे में से 20,000 रुपए तो निकाल लिया, तो बेटा धंधे में पैसा कितना बचा, 80,000। अब बेटा ये जो 20,000 रुपए ये धंधे में से निकाल के गया, ये पैसे, ये 20,000 रुपए, वैसे मुझे एक बात बताओ, ये 20,000 रुपए धंधे में से निकाल के गया, लेकिन ये पैसा किसका था, 20,000 रुपए ए का था या फर्म का था, बेटा ये 20,000 रुपए पैसा फर्म का था। तो बेटा ये फर्म का पैसा, मतलब तीनों पार्टनर्स मिलकर यूज करते, मतलब बी और सी भी मिलकर यूज करते, लेकिन अब वो बी और सी मिलकर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए लेगा सारा। बेटा वैसे तो ये जो 20,000 रुपए थे ये पैसा किसका था, फर्म का था, और ये फर्म का पैसा सारा मिलकर कौन यूज करता है, ए भी, बी भी, सी भी, लेकिन यहां पे अकेला 20,000 रुपए कौन लेके चला गया, ए ही लेके चला गया। तो क्या बी और सी यूज कर पाए, नहीं, क्योंकि हक उनका भी बनता था यूज करने का, क्योंकि उनका भी पैसा, फर्म का पैसा है ना, तो बी और सी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वो यूज नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि ए सारा का सारा ले गया।
तो बेटा ए बी और सी ए को ये बोलेंगे, देख भाई ये जो तू 20,000 रुपए लेके जा रहा है ना, वैसे ये फर्म का पैसा है, ये फर्म का पैसा है, मतलब हम दोनों का भी पैसा है, बी और सी का, हम दोनों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि तू ले गया इस पे पैसा, हम तो यूज नहीं कर पाए। तो बेटा ये क्योंकि फर्म का पैसा है तो तेरा हक बनता है इसमें ब्याज देने का। बेटा फर्म का पैसा, अगर फर्म, सुनो ना, एक तरीके से क्या है, मेरी बात सुनो, अगर तू अभी क्या कह रहा है, तूने अभी बाहर लोन मांगा, तुझे भगा दिया उन्होंने, तुझे लोन नहीं दिया, तो बेटा अगर तुझे लोन बाहर से लेता, कितने परसेंट के ब्याज पे लेता? एटलीस्ट बेटा सोचो, फॉर एग्जांपल 7% के ब्याज पे तो लेता ही। बेटा इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट ऑन एंड एवरेज 6 to 7% तो चल ही रहा है, तो 6 to 7% ब्याज पे तुझे बाहर लोन तो मिलता ही। तो तूने धंधे से अगर पैसा लिया, एक तरीके से तूने धंधे से लोन ही ले लिया, लोन लिया नहीं एक तरीके से धंधे से, लेकिन तूने एक तरीके से पैसा निकाल लिया, एक तरीके से तू धंधे से लोन ही ले लिया, तो तेरा हक नहीं बनता क्या उसी ब्याज पे लोन को पैसा उठाना, सॉरी लोन पे ब्याज देना उस पैसे पे? सर समझ नहीं आ रहा। बेटा अगर ये सोचो, ए पार्टनर है, 20,000 रुपए यहां से ना लेके बाहर से ब्याज पे पैसा उठा लेता, लोन पे पैसा ले लेता, सोचो 7% के रेट से, लेकिन ये इसने लिया नहीं ना, इसने क्या करा है, बड़ा महंगा ब्याज है या इसको मिला ही नहीं, इसने पैसा अपने धंधे से 20,000 रुपए निकाल लिए, तो क्या फोकट का समझा है क्या 20,000? फोकट का पैसा समझा है 20,000 तूने, तो तू यूं ही निकाल के चला गया। अबे बाहर पूरी दुनिया से मांगता तो ब्याज पे पैसा मिलता, हम क्या यहाँ फोकट में बैठे हैं, हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा, हमको नहीं देगा तू ब्याज? तो वो ही एटलीस्ट जो बैंक तेरे से ब्याज ले रहा है, हमको भी तो वो ब्याज दे, फर्म को भी तो वो ब्याज दे। तब मान रहे हो मेरी बात, पते की बात बोली मैंने बिल्कुल? हाँ जी सर सही कह रहे हो, ये जब भाई साहब सही बात है सर, बैंक से ये हमारे धंधे से पैसा 20,000 निकाल के चला गया है, एक तरीके से लोन ही लेके चला गया, तो सर इसको बैंक फर्म को भी तो वो उसी रेट पे देना चाहिए 7%। लेकिन ये बी और सी इस बात पे ही झगड़ रहे थे, लेकिन इंडियन प्रोविजन एक्ट ऑफ इंडियन 1932, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा अपनी पार्टनरशिप डीड में, या आपकी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। फर्म को बोल रहा है, फर्म ने केस कर दिया कि भैया ए ने 20,000 रुपए हमसे ले लिया, जज को कह रहे हैं कि सर देखो ये हमको दे नहीं रहा पैसा, माय लॉर्ड पैसा ही नहीं दे रहा, लेके चला गया 20,000 रुपए। अगर ये बाहर से प्याज 20,000 रुपए लेता बैंक से, तो 7% उनको ब्याज नहीं देता, तो हमको भी था यार, हमको कुछ भी नहीं। तो जज ने ये बोला, बेटा अगर तुम इतना, फर्म को ये बोला, फर्म को, कि अगर तुमको इतना ही ब्याज अगर तुम गा रहे हो, तुम्हें इतना ही इकोनॉमिक्स आती है, इतना ही तुमको पता है ब्याज के बारे में, तो क्यों नहीं लिखा? कहां थे उस टाइम जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रोविजन लिख रहे थे? क्यों नहीं लिखा वहां पे? जब इतना ही ज्ञान है, जब इतना ही अकाउंट्स है, क्यों नहीं लिखा वहां पे? सर हमने तो सोचा ये अंडरस्टैंडिंग है, इसमें तेरा दिमाग होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता दिमाग विभाग, कहा इतना दिमाग इसमें, तुमको अपने आप को सेफ रखना है। उसने कहा सर गलती हो गई, अगली बार से नहीं करेंगे, भूल गए। तो उसने कहा बेटा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेटा कुछ फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसका मतलब बेटा अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में, इसका मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म में से कोई पैसा निकाल जाता है, इसका मतलब कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको लिखना है, यही यहां पे लिखा है, नो इंटरेस्ट इन चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर। बेटा कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी अगर लिखा नहीं है। पार्टनर्स आर फ्री टू विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज विदाउट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। कितना मजेदार है ना बेटा, सही है ये तो है। बाहर से पैसा लेंगे बेटा, बाहर से अगर बैंक से पैसा उठाएंगे, बैंक से पैसा उठाएंगे तो बेटा ब्याज पे लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप में पैसा उठा लो, फॉर्म से पैसा निकाल लो, नो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन बेटा ये तो तब है ना जब पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है। आजकल के पार्टनर बड़े चालू हैं बेटा, बड़े स्मार्ट हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। बेटा बदतमीजी करोगे ना, अगर बदतमीजी अगर करोगे, धंधे में से अगर पैसा निकालोगे तो ब्याज देना पड़ेगा, वो भी बैंक से ज्यादा, 10% लिखा होता है बेटा, बहुत चालू है बेटा। ये केस है, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह, ठीक है बेटा, सैलरी। रेम्यूनरेशन एक्चुअली बहुत वाइडर टर्म है बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, रेम्यूनरेशन का बेटा कुछ स्टूडेंट्स क्या सैलरी बोलते हैं, रेम्यूनरेशन इज सैलरी। अरे नहीं बेटा, सैलरी अलग होता है, रेम्यूनरेशन अलग होता है। रेम्यूनरेशन इज अ वाइडर टर्म, रेम्यूनरेशन के अंदर बेटा बोनसेस, सैलरी, रिवॉर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे किसी इंप्लॉयर ने किसी को घड़ी दे दी, वो भी रेम्यूनरेशन के अंदर आती है। दिवाली में आपको गिफ्ट बांटे, वो भी रेम्यूनरेशन के अंदर आती है। तो इट्स अ वाइडर टर्म, ठीक है, सिर्फ सैलरी नहीं आती उसके अंदर, ठीक है। चलिए अब रेम्यूनरेशन किधर लिखा गया है, इसका मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई प्रोविजन साइलेंट है, किसको लेके, रेम्यूनरेशन को लेके, तो कौन कौन से प्रोविजन लगेंगे? क्या उस पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जाएगी या दे दी जाएगी, नहीं दी जाएगी या दी जाएगी, दोनों में से एक बताओ। तो सर अक्कड़ पक्कड़ कर लेंगे। अच्छा 13C में चले जाओ, 13A में चले जाओ।
अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, झगड़ा हो रहा है, हाथापाई पे आ गए हैं पार्टनर्स, नहीं मुझे रेम्यूनरेशन दो, नहीं मैंने ज्यादा काम किया मुझे चाहिए, नहीं 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 देंगे, तो बेटा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके रेस्क्यू में अवेलेबल है ऑल द टाइम। वहां पे क्या लिखा है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इंप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। All partners are expected to work for the common benefit and their share of profit is considered their reward unless a specific agreement for remuneration exists। इसका मतलब ये है, तुमने बेटा खून पसीना, तुमने बेटा एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा दिया हो, चाहे तुमने सच में जेन्युइनली सबसे ज्यादा मेहनत करी हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि ज्यादा मेहनत आना में, ज्यादा मेहनत करने में ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी, अगर ऐसा नहीं लिखा गया तो बेटा तुमको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग ही मिलेगी, इससे ज्यादा फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब बोला कि सर क्या है ये सब सर, नहीं मतलब क्यों, इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक पार्टनर, तो उसको सर कुछ एक्स्ट्रा कुछ रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। अरे सर इतना तो सर एम्प्लॉय को मिल जाता है, सर इतना तो सर एम्प्लॉय को मिल जाता है। अगर सर हमने तो पिक्चरों में देखा है सर, ओवर टाइम में कोई एम्प्लॉय काम करता है उसका एम्प्लॉयर खुश होता है, देखो कितना अच्छा एम्प्लॉय है, इसका रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन दे देते हैं उसको, रिवॉर्ड दे देते हैं, बोनस दे देते हैं 2-3 हजार का। सर इतना तो एम्प्लॉय को मिल जाता है, पार्टनर्स को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बेटा पार्टनरशिप में क्योंकि बदमाशियां भी तो बहुत हुई हुई है ना पास्ट में, नेक्स्ट लेवल बदमाशी छाई करी है इन्होंने बेटा इन पार्टनर्स ने। क्योंकि ओरल एग्रीमेंट होता था, एक पार्टनर आ जाता था ऐसे इट इज सडन, अरे मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं तो रात रात तक जग के क्लाइंट से मीटिंग करी है, अरे रात रात जग जग के मैंने अपना सारा बैकलॉग किया है काम का। बैकलॉग, अरे मतलब जो काम इकट्ठा हो जाता है, आप जब काम नहीं करते बेटा तो आपका बहुत सा, जैसा आपने होमवर्क दिया आपको दिया नहीं, टीचर ने दिया था आपने करा नहीं, गर्मियों की छुट्टियों में आप घूमने लगे, क्रिकेट खेलने लग गए, तो बेटा वो तो बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा एक बार में करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा पार्टनर एकदम से बोलते, हम ए ने बोला मैंने तुम भाई बहुत काम करा है, मैं तो बहुत काम करता हूँ भाई, तुम दोनों तो बिल्कुल वेल्ले हो, बी और सी को कह रहा है तुम बिल्कुल वेल्ले हो, तुम कुछ काम नहीं करते, नठल्ले हो, काम चोरी हो, मैं हूं ये बढ़िया पार्टनर, इस धंधे चल रहा है मेरी वजह से, मैं काम करता हूँ रात दिन खून पसीना बहा के, तो मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लूंगा, मैं तो सैलरी भी लूंगा। अरे क्या तुमने मुझे एम्प्लॉय बना दिया, एम्प्लॉय बन के काम कर रहा हूँ धंधे में, पार्टनर हूँ, अरे प्रॉफिट शेयरिंग तो ले रहा हूँ क्योंकि पार्टनर हूं, लेकिन मैं ज्यादा काम करता हूं तुम दोनों निठल्लों से, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मैं रेम्यूनरेशन लूंगा, मैं कुछ रिवॉर्ड लूंगा, मैं कुछ कमीशन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ए को भेजा गया भाई, ये डील क्रैक करा, ए को बोला गया यार क्लाइंट के पास जा और उसको किसी तरह कन्विंस कर ले, ए अच्छी वाली बातें बातें करता था, तो उन्होंने बी और सी ने ए को भेज दिया, जा यार उस क्लाइंट को मना, वो मान नहीं रहा हमारा सॉफ्टवेयर लेने के लिए, सोचो सॉफ्टवेयर बिजनेस है आप लोगों का, उस क्लाइंट को मना कि वो हमारा सॉफ्टवेयर खरीदे, तो ए गया, उसने अच्छे अपने बातों से उसको उलझाया, अच्छी तरह उसको ल्यूर करा, उसको बहकाया और वो सॉफ्टवेयर बेच दिया, वो मान गया। अब ए ने आके बी और सी को ये बोला, देखो भाई सुनो बड़े ध्यान से, हम तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग तो ले रहे हैं, लेकिन मेरी वजह से तुमको ये सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस क्लाइंट को, वो जो क्लाइंट माना है ना सॉफ्टवेयर लेने के लिए, वो मेरी वजह से माना है, अगर मैं नहीं होता तो तुम बी और सी बेच भी नहीं पाते उसको, तुम्हारी तो शक्ल देख के भगा देगा वो, मेरी वजह से तुम्हारे सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट आया। तो बी और सी थोड़े वो हो गए, उन्होंने कहा हाँ इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दिखाने वाली बात नहीं है, ए ने बोला मैं इसमें एक्स्ट्रा कमीशन लूंगा, इस सेल्स पे, इस सेल्स में एक्स्ट्रा कमीशन लूंगा। इसका मतलब अरे ये जो सॉफ्टवेयर मैं क्लाइंट को बेच के आया 5 लाख रुपए में बेच के आया हूं, इस पे एटलीस्ट 10% का कमीशन मैं रखूंगा, मतलब 50,000 रुपए मैं रखूंगा इस पे। उन्होंने बी और सी ने कहा क्यों भाई, तू तो प्रॉफिट, हम पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे। उस ए ने बोला भाई साहब क्योंकि ये जो सेल्स हुई है 5 लाख रुपए की, ये मेरी वजह से हुई है, मैंने उस क्लाइंट को कन्विंस करा है, तो मेरा हक बनता है भैया इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेने का, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम्हारे ये 5 लाख की सेल्स होती है? तो बी और सी ने कहा यार बात तो सही है लेकिन हम नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है। उन्होंने कहा लिखा विखा कुछ नहीं है, चलो अब आओ कोर्ट में, फिर आ गए जज के पास, जज ने कहा हमारे तुम तीनों के पास और कोई काम नहीं है, झगड़े लेके आ जाते हो मेरे पास ऑल द टाइम, अब क्या हो गया? बी और सी ने बोला देखो सर ये क्या बन रहा है, अपने आपको पार्टनर है, हमने बोला ठीक है भाई प्रॉफिट शेयरिंग तो होगी, बढ़िया क्या बात हो गई, ये कह रहा है सर हमने एक क्लाइंट था हमारा, वो ये गया ये उनके पास, उसको कन्विंस करके आया, उसको कन्विंस करने के बाद सोच कह रहा है 5 लाख की सेल्स मेरी वजह से हुई है, मैं 10% एक्स्ट्रा कमीशन लूंगा और तुम गरीबों को कुछ नहीं दूंगा। देखो गरीबों भी कह रहा है सर देखो कैसी बातें कर रहा है। तो जज ने कहा बेटा बदतमीजी नहीं करनी, एक और डाटा कि देख नो डाउट तेरी वजह से ही वो सेल्स हुई है, उसके लिए वो थैंकफुल है तेरे लिए, लेकिन एक 40 कौड़ी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। ए ने बोला क्यों भाई, क्यों जज ऐसा क्यों हो गया सर, क्या हो गया ऐसा, ये तो गलत बात है, मैंने मेरी वजह से हुआ है। बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही हर चीज हो रही है तो बेटा चुपचाप से पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखना था ना, ऐसा लिखना था बेटा, अब नहीं होगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही धंधा चल रहा है, आपकी वजह से ही सेल्स चल रहा है, आपको इतना ही महान बनना है, तो बेटा फिर पार्टनरशिप डीड में लिख दो। अगर इतना ही महान बनना है तो पार्टनरशिप डीड में लिख दो। हाँ तो बेटा उसने लिखा नहीं तो लिखा नहीं, तो अब इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको इतने महान बनने की जरूरत नहीं है, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब बेटा आप चाहे बेटा खून पसीना क्यों ना बहा, चाहे आप गद्दे गद्दे पिलो चादर लेके सोई क्यों ना जाओ बिजनेस में आके पूरे टाइम, तब भी आपको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा ही नहीं। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा गलत हो गया यार ए के साथ। सर बात तो सही कह रहा था वो, कुछ तो बनता है, क्योंकि बेटा कभी कभी पास्ट में ऐसा क्या हुआ, लोग फ्रॉड करने लग गए, क्योंकि लिखा होता नहीं था, झूठ झूठ बोलने लग गए कि नहीं नहीं मैंने ज्यादा मेहनत करी है। वो कहता था नहीं क्यों क्यों नहीं तूने नहीं करी, अरे मैंने सच में करी है। बेटा वो करता कुछ नहीं था, झूठ में सच में कुछ नहीं करता था, चाहे निठल्ले होते थे, कामचोर होते थे, आते भी नहीं थे धंधे में, फिर भी बोलता था मैंने ज्यादा काम करा, मैं ज्यादा पैसा दो। इसकी वजह से बेटा लॉ को करना पड़ा, क्योंकि बेटा फ्रॉड केसेस बहुत हो गए थे, लोग झूठ बोलने लग गए थे, नहीं हम बहुत काम करते हैं हमें ज्यादा सैलरी दो। अब लिखा है नहीं इसलिए झूठ बोल रहे हैं, मुकर रहे हैं, इसलिए बेटा लॉ को करना पड़ा, कुछ नहीं दे पाएगा उनकी वजह से बेटा। अब उन बेवकूफों की वजह से, उन स्कैमर्स की वजह से ये बेचारे मेहनत वाले जो जनरल लोग हैं वो भी फंस गए। इसलिए बेटा मेहनत करो, लेकिन एक बार देख लो लिखा है तो सर क्या मतलब नहीं करे मेहनत। अरे बेटा मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में थोड़ा ध्यान से बेटा, ये है बेटा। अब है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा ये एडवांसेस और लोन्स कोई ये एक ही वर्ड है, कभी कभी पेपर में क्या आ जाता है, पार्टनर एडवांस दिस मनी टू फॉर्म, इसका मतलब है पार्टनर ने एक लोन दिया, एडवांस का मतलब होता है लोन देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा अब यहां पे देखो, ठीक है, बस बेटा 9 पॉइंट्स रह गए, फिर खत्म हो गया इस क्लास को, हम फिर यहाँ पे एंड करेंगे ऑफिशियली। अगली क्लास से बेटा फिर ये क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, फुल प्रैक्टिकल है बेटा, अगली क्लास से हमारा पूरा प्रैक्टिकल है, क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। मैं सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उतर सकता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन मैं नहीं उतरूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो मैं आपके पास लेके आई ये वो क्वेश्चन है, ये आपने कर लिए। कोई क्वेश्चन आपको बेटा पार्टनरशिप डीड साइलेंस या एग्रीमेंट पे या एब्सेंट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी आ जाए आप यूं निकाल लोगे, ये वो क्वेश्चन है बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पे आइए, जब भी बेटा पार्टनरशिप देखिए, अब क्या हुआ, ए पार्टनर को बताओ पैसे की जरूरत पड़ गई, वो बाहर गया, ए पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ गई, वो बाहर गया लोन लेने बैंक के पास, बैंक ने कहा बैंक भैया मुझे बताओ पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसा दे दो। तो बैंक ने कहा ठीक है 10% ब्याज पे दे देंगे। 10% ब्याज, ये हिल गया, अरे सर 10% ब्याज, 10% तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। उन्होंने कहा भाग जाओ यहाँ से, भगा दिया उस बेचारे ए को। तो उसने कहा यार पैसे की तो बड़ी गंदी वाली जरूरत है, उसको अपने बच्चों की फीस देनी है, फीस के पैसे नहीं है। आपने कहा सर ये पार्टनर है मजाक है, हाँ बेटा इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। अब इसने कहा कोई चारा नहीं है, अब तो धंधे से ही लेना पड़ेगा। ये अपने बी और सी पार्टनर्स के पास आया, उसने कहा बी सी पार्टनर सुनो। उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा मुझे मतलब पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई है, मैं लोन लेने गया था बैंक के पास, मैं बैंक के पास लोन लेने गया, लेकिन बैंक वालों ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बी और सी ने कहा तो मेरे पास हमारे पास क्यों आया, फर्म के पास क्यों आया। तो वो कह रहा फर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो मुझे 20,000 रुपए लोन की तरह दे दो, ऐसा लोन ही दे दो प्लीज। उसने कहा ठीक है चल तू हमारा ही पार्टनर है, अपना ही बंदा है, लोन पे दे देता 20,000 रुपए, लेकिन बेटा लोन दे रहे हैं ब्याज पे देंगे, तो ब्याज पे दे देंगे बेटा। कितना, बी और सी ने बोला यार बिहार कितना रेट चल रहा है, ए से पूछा, ए ने बोला बाहर तो 10% चल रहा है, ठीक है 10% पे ले ले। अरे तो फिर तुमसे क्यों लूंगा बेटा, ए बी और सी ने ये बोला ए बी और सी ने ये बोला 10% ब्याज पे दे दे, तो ए आप भी बोलोगे यार बड़ा अजीब है बी और सी में, दिमाग नहीं है क्या। अबे अगर तेरे से 10% भी लेना होगा फिर तो बैंक वालों से ले लेता, तो थोड़ा डिस्काउंट देना भाई, तेरे पास तभी तो आया। अच्छा क्योंकि तू हमारा ही बंदा है तो चल ठीक है 9%, चल 8% यार, चल ठीक है 8%, ना तेरी ना मेरी, 8% पे फाइनल कर। 8% पे बेटा ए ने ब्याज उठा लिया। अब बेटा पूरा साल उसने पैसा यूज करा, खा लिया आराम से। अब बी और सी आए, बी और सी ने ए को बोला हाँ भाई 20,000 रुपए दे, उसने 20,000 रुपए दे दिया, ये लो भाई तुम्हारे 20,000 रुपए। लेकिन बेटा उसने कहा अरे ये बी और सी ने बोला अबे 20,000 रुपए तो दिए, इसमें ब्याज कौन देगा, तेरा मामा देगा, एक बार ब्याज कौन देगा, हम देंगे। तो ए ने बोला ये जो आप ब्याज मांगने आए हो ना हमारे पास सर, निकल जाओ, नहीं देंगे, बोलो क्या कर लोगे। उसने कहा है हमारा ही पार्टनर बेटा, हमसे ही दगाबाजी। अब ने बी और सी ने ए को ये बोला अबे तू बाहर जाता 20,000 रुपए लेके आता तो बेटा तुझे 10% के ब्याज पे दे रहे थे हम, तू हमारा पार्टनर था, हमने तुझे 8% की ब्याज पे दिया, तू हमें ब्याज क्यों नहीं दे रहा है। हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं बेटा, फर्म के लिए मांग रहे हैं, फर्म ने उसको लोन दिया बेटा, फर्म ने लोन दिया ना, तो ब्याज क्यों नहीं दे रहा है बेटा। ये मुकर गया,
तो बेटा इन्होंने कोर्ट केस कर दिया। फिर जज के पास आकर, बेटा जज तो पागल ही हो जाए, उसने कहा बेटा एक काम करता हूँ, सारे केसेस छोड़ के तुम्हारे घर तुम्हारा पर्सनल जज बन जाता हूं मैं कोई काम नहीं है, एबीसी के पास बेटा आ जाते हैं ऑल द टाइम मुंह उठा के। अब उन्होंने कहा अब क्या हुआ, तो बीसी ने ये बोला भैया ये हुआ, ये बाहर इसको पैसे की जरूरत पड़ी, इसको बच्चों की फीस देनी थी, 20,000 रुपए ये बैंक के पास गया मांगने, बैंक वालों ने भगा दिया क्योंकि उन्होंने 10% का ब्याज बोला, ये भाग गया सुन के। तो ये हमारे पास आया, उसने कहा हमको लोन दे दो, हमने कहा ठीक है हम इसको लोन दे देते हैं 10% के ब्याज पे, इसको बोला, लेकिन ये कह रहा है वो गिड़गिड़ाने लग गया कि ये तो बहुत ज्यादा है, बाहर वालों से ले लेता फिर तो हमने इसको फिर 8% के ब्याज पे दे दिया सर। लेकिन अभी हमको दे नहीं रहा 8% ब्याज, 20,000 रुपए तो दे दिए लेकिन 8% ब्याज नहीं दे रहा। तो बेटा बैंक पता क्या, जज पता क्या बोलेगा, अब आप बोलेगा हाँ हाँ सर पता है, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा। मैं यही कह रहा था आपको, लोन को लेकर तो जज बहुत पोसेसिव होता है, लॉ बहुत पोसेसिव है बेटा। अगर लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है, ये यूनिवर्सल लॉ है बेटा। चाहे आप दोस्त से भी लोन पे ले रहे हो पैसा, आपको उसको 6% ब्याज देना ही पड़ेगा। 6%, हाँ लॉ में लिखा है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है या अगर कोई फर्म पार्टनर से लोन लेती है, उल्टा भी होता है, कभी कभी फर्म को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, वो पार्टनर से लोन ले लेती है। तो अगर वाइस वर्सा, दोनों में से अगर कोई भी केस है और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो 6% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा। अब आपके मन में एक डाउट आएगा सर 6% पर एनम ही क्यों, 6% पर एनम ही क्यों? इसका लॉजिक ये है क्योंकि बेटा ऑन एन एवरेज जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है ना बेटा, वो 6% का चल रहा है। तो सर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट का कोई रिलेशन है क्या? हाँ बेटा रिलेशन है। तो बताओ ना सर, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर अभी बता दी तो क्लास बड़ी लंबी बन जाएगी, अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रोविजन में क्या लिखा है। इफ अ पार्टनर मेक एन एडवांस, मतलब कोई लोन दे दिया टू द फर्म बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6%। मतलब बेटा यहां पे ध्यान रखो, इफ अ पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब, he has entitled to at the rate of 6% per annum। इन्होंने वर्ड्स में लिखा बेटा, लॉ में 6, एक्चुअली लॉ में 6% वर्ड्स में लिखा हुआ है, 6% पर एनम है बेटा, साल का है, महीने का नहीं, सालाना 6% ब्याज दे दिया जाएगा। मतलब अगर पार्टनर फर्म से लेता है या फर्म भी अगर पार्टनर से लेती है, वाइस वर्सा भी चलता है। यहाँ पे एक ही केस लिखा गया, अगर पार्टनर ने फर्म का दिया है बेटा, अगर फर्म भी पार्टनर से लेती है उस केस में भी 6% ब्याज बनता है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन एंड अप्लाइज इवन इफ द डीड इज साइलेंट और स्पेसिफाइज अ लोअर लेट। बेटा ये बहुत अच्छा है, मैं बताता हूं। सोचो आपकी डीड में प्रोविजन लिखा गया है, आपकी डीड में प्रोविजन है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो बेटा वो फर्म जब पैसा पार्टनर को लौटाएगा, आपने ऐसा लिखा 4% के ब्याज पे, बेटा 4% के ब्याज में लौटाना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा है। तो बेटा इसमें तो कोई डिस्प्यूट वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिर एक और डिस्प्यूट है, इंडियन प्रोविजन एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर अगर आपके प्रोविजन में, आपका प्रोविजन अगर है ही नहीं, पहली बात तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तब भी 6% देना, प्रोविजन है लेकिन साइलेंट, मतलब प्रोविजन सॉरी डीड बना रखी है लेकिन साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं तब भी 6%। लेकिन एक केस और बनता है यहां पे, सर कौन सा? आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में प्रोविजन लिखा हुआ अपने डीड में, लेकिन इंटरेस्ट 4% लिखा है, तो लॉ कह रहा है नहीं बेटा 4% नहीं देना, 6% ही लेना पर एनम। मतलब सर इसका मतलब बेटा आपने डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन लिखा हुआ है लेकिन 4% लिखा है, तो लॉ कहता है बेटा 4% तो आजकल तो बेटा कुछ होता ही नहीं है, मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रहा है 6% चल रहा है, तो बेटा फर्म को कंपल्सरी मैंडेटरीली मैंडेटोरियली बेटा उसको 6% देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं कर सकते। फर्म ये कह रहा है अरे सर जज साहब क्या कर रहे हो, हमने प्रोविजन लिखा हुआ 4%, तो अब मैं तो 4% ही दूंगा ना। जज कह रहा है कुछ नहीं कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई मंदी 6% के ब्याज पे चल रही है, तो उसको 6% ही देना पड़ेगा, तुमको ये अपना प्रोविजन चेंज करना पड़ेगा 4%। यहां पे यही लिखा हुआ है। मतलब अगर साइलेंट है या स्पेसिफाइज अ लोअर रेट, मतलब अगर 6% से जो भी लोअर रेट आपने अगर रखा हुआ है तो बेटा 6% आप वो लोअर रेट आप नहीं दोगे, आपको 6% ही देना पड़ेगा। मैनेजमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 12A एंड 12C में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन पढ़ लेते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट, मैंने आपको जब राइट ऑफ द पार्टनर्स बताया था, मैंने आपको ये वाला राइट बताया था, सबसे पहला ही राइट था, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, है ना, और ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। प्रोविजन क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यू नो बेटा ऑलरेडी।
Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by the majority of the partners, and every partner has the right to express his opinion before the decision is taken. Implication क्या है? All the partners have equal say in the day-to-day management. Major decision, examples, change in nature of the business usually require unanimous consent. 12E. सर समझ में नहीं, कुछ नहीं आया सर, ऊपर से जा रहा है सर, ये तो क्या बातें हो गई सर? बताता हूं, देखिए बेटा मेरी बात सुनिए। इसका मतलब ये है, इसमें कुछ नहीं है, वैसे सिंपल है। मतलब आपको पता है बेटा, जब भी एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल ए ने बी और सी की पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया, तो मैंने बोला था जैसे ही एक पार्टनर ऑटोमेटिकली किसी फर्म को ज्वाइन करता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास बाय डिफॉल्ट राइट्स आ जाते हैं। तो पहला राइट क्या है बेटा? पहला राइट ये है, वो धंधे का जो कंडक्ट होते हैं, धंधे के ऑपरेशन, जैसे मीटिंग्स, क्लाइंट से मीटिंग्स, बातचीत, धंधे में क्या चल रहा है, धंधे में रोजाना, धंधे में बातों करना, फैक्ट्री की बातें करना, मतलब इन सब पार्ट में उसका इन सब चीजों में उसका पार्ट लेने का अधिकार है। तो बेटा अगर इन सब चीजों में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, 19-20 हो जाता है, तो बेटा सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, यूनानिमस डिसीजन लेंगे किसी चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल यहां पे लिखे है, शायद इससे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, धंधे में एक नई मशीनरी लेके आनी है, जर्मन से मंगवानी है, जर्मनी से मंगवानी है बेटा, एक मशीनरी है जर्मन टेक्नोलॉजी, इंडिया में शायद वो अभी अवेलेबल नहीं है। आपके पार्टनर्स ने, तीनों पार्टनर ने डिसाइड करा यार अगर ये मशीनरी किसी तरह हमारे पास आ जाए तो हमारा काम बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो एआई है उसके अंदर एआई है बेटा। अब एआई है तो वो आपको पता जल्दी जल्दी काम करेगा। अब यहाँ पे जो मशीन है वो ट्रेडिशनल है, मैनुअली काम करना पड़ता है। जर्मनी में जो मशीन है वो एआई वाली है, तो आपने कहा चलो एआई वाली मशीनें मंगवाती है अपने यहाँ पे। तो बेटा आपने अपने यहाँ बिजनेस पे एआई वाली मशीनें मंगवाने का आप सोच रहे हो, मंगवाई नहीं है, मंगवाने का सोच रहे हो, तो दिस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अरे डिसीजन लेने की चीज के लिए सोच रहे हो ना, तो ये सारे का सारा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है। तो अब अब आप ये जो काम करोगे बेटा, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है ये जो आप डिसीजन ले रहे हो ये आपको यूनानिमस डिसीजन लेना, मतलब मेजॉरिटी डिसीजन होना चाहिए। मतलब अगर ए कहता है नहीं मेरा नहीं चला, ए ने मना कर दिया नहीं मंगवाना, बी और सी ने हाँ कर दी, तो बेटा यहाँ पे मेजॉरिटी विंस है। जैसे रुस्तम मूवी देखिए बेटा आपने, रुस्तम मूवी, वहां पे पहले ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था। कहते हैं कि उसी केस के बाद वो ज्यूरी सिस्टम डिसॉल्व हो गई थी। अब बेटा वो कितना है मुझे हमको नहीं पता। रुस्तम मूवी आए हो आप सबने देखी होगी बेटा, अक्षय कुमार की। उसमें क्या हुआ था बेटा, वो जो केस आया था वो नॉट गिल्टी, वो किसने करा था? ज्यूरी ने तो करा था। एक बेटा बड़ी क्लासिक मूवी है, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा देखनी है। वो थोड़ी पुरानी मूवी है, शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने शायद देखी भी हो। एक रुका हुआ फैसला, एक बहुत बढ़िया पॉपुलर, एक बड़ी क्लासिक मूवी है। उसमें बेटा कुछ नहीं होता, वो एक ज्यूरी होते हैं, वो एक मिलकर उनका एक डिसीजन लेना होता है किसी का, तो बस वही उस अंदर ही एक कमरे में बेटा वो क्या डिसीजन लेते हैं, एक दूसरे पे हाथापाई भी आते हैं। पंकज कपूर भी है शायद उसमें, बहुत अच्छी मूवी है बेटा, देखने लायक है। तो आपको मैं वहां पे क्या कह रहा हूँ, वहां पे बेटा वो ज्यूरी थी, उसने डिसीजन लिया, कैसे लिया? यूनानिमस डिसीजन होता है ना। हो सकता है उन 10 लोगों की बेंच में 2 बंदों ने ना करा हो, लेकिन बाकी 8 ने तो हाँ कर दिया ना, तो मेजोरिटी विंस होती है। स्कूल में भी बचपन में खेलते हैं ना, हाँ बताओ क्या है, कुछ लोग मना करते थे, कुछ स्टूडेंट बच्चे मना करते थे, कुछ कह रहे हैं हाँ, तो हम बोलते थे ना मेजोरिटी विंस है भाई, वो हो गया, हो गया फाइनल, हो गया मेजोरिटी विंस है। यही है, वोटिंग भी यही होती है बेटा। वोटिंग हम किसी इलेक्शन पॉलिटिशियन को इलेक्ट करते हैं, मेजोरिटी विंस होती है, बहुमत से जीतते हैं बेटा। हाँ, तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कह रहा है कि अगर किसी को बिजनेस कर वो कुछ भी डिसीजन करने हैं बिजनेस को रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बेटा यूनानिमस डिसीजन करना सबको मिलके। मतलब ए ऐसा केस नहीं कर सकता कि मैंने मना कर दिया था तो अब ये मंगवाएंगे नहीं, कोर्ट ये कहता नहीं ये नहीं चलेगा। इक्वल बहुमत हो गई ना, बस बहुमत हो गई, बस बेटा यही लिखी हुई है 12A-12C में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे आपके लिए, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सेक्शन 31(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना ऊपर और इस वाले में। ऊपर में है कि बेटा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब धंधा जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें जो आप पार्ट ले रहे हो उससे जो रिलेटेड है उसमें आपको मेजोरिटी चाहिए। मतलब अगर 2 मना कर देंगे और 8 ने हाँ बोल दी चलेगा, लेकिन एडमिशन लेने के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर ए बी सी के अंदर डी को एडमिशन लेना है, डी को अंदर लाना है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि यहां पे से बी और सी ने मेजोरिटी कर दिया काम चल गया, ए ने मना कर दिया। मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के लिए आपको बस मेजोरिटी विंस है, ए ने मना कर दिया, बी और सी ने तो हाँ कर दिया ना डी को लेने के लिए, तो हो गया। नहीं, यहां पे बेटा ए बी और सी तीनों की सहमति होनी पड़ेगी बेटा, तीनों की। एक ने भी मना कर दिया तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। सोचो 10 पार्टनर है, 9 ने हाँ बोल दी, ए ने मना कर दिया, एक ने मना कर दिया, तब भी नहीं होगा। आप कह रहे हो सर क्या बात कर दी, मेजोरिटी है सर इतनी, तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रचंड बहुमत है बेटा।
मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क नहीं पड़ता। एक ने भी मना कर दिया एडमिशन नहीं चलेगा। मेजोरिटी से वो ऊपर वाले पॉइंट में चलती है। मतलब अगर कोई मशीन मंगवानी है, ये सब धंधे के अफेयर्स के रिलेटेड मेजोरिटी चलती है। लेकिन किसी पार्टनर को इंक्लूड करना है, अंदर लेना है, तो बेटा कोर्ट ये कहता है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, मतलब अगर आपने बेटा अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा, मैं वो कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपने एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि ए की नहीं चलेगी, बी और सी ने अगर वोट डाल दिया किसी पार्टनर को लेने के लिए तो चलेगी, तो फिर वही चलेगा। अरे फिर वही चलेगा, फिर ए की वोटिंग, फिर ए का नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको बताओ डी को पार्टनर लेना है, ए बी सी ऑलरेडी पार्टनर है, आपने एक पार्टनरशिप डीड बना रखी है और उसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन लिखा है कि जब भी किसी न्यू पार्टनर को एंटर करना है तो ए के डिसीजन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बी और सी के ही डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा। तो वेल इन दैट केस बेटा ये वाला ही रूल चलेगा। आप यहां पे झगड़ मत जाना, नहीं नहीं ये नहीं होता, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, लॉयर बनने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गलत है, एक भी चलेगी। अरे नहीं, ये प्रोविजन तब काम करता है जब आपके पास पार्टनरशिप डीड या तो है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड में ऐसा आपने कोई प्रोविजन नहीं बनाया। क्योंकि नहीं बनाया, साइलेंट है या एब्सेंट है, लफड़े ना हो जाए, डिस्प्यूट ना हो जाए, तो लॉ ने बोल दिया भैया वहां पे तीनों की मेजोरिटी चाहिए, सारी मेजोरिटी चाहिए। लेकिन जब आपने ऐसा रूल बना ही दिया कि ए की नहीं चलेगी, बी और सी की चलेगी, फिर तो बेटा यही फॉलो करना है। अरे ये प्रोविजन बेटा तब लगते हैं जब प्रोविजन हो, जब आपने कोई क्लॉज नहीं बनाया। जब बेटा आपने अपना क्लॉज बना दिया फिर तो वही फॉलो होगा ना। अरे आईफोन है, एप्पल है, जो भी है, एंड्रॉइड है, उसके अंदर जो फोन आता है उसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग आती है। अरे जरूरी थोड़ी ना वो फॉलो करनी है, वो तो उनके लिए होती है जिनकी कस्टमाइजेबल सेटिंग नहीं होती, ताकि सब यूज कर सके। आप अपनी कस्टमाइजेबल बना लो। जब आपने अपना कस्टमाइज प्रोविजन बना लिया कि ए की नहीं चलेगी, बी और सी की चलेगी, तो यही चलेगा। अगर आपने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे हुआ जाएगा, कैसे लेंगे, क्या सबकी चलेगी या किसी की नहीं चलेगी, तो वेल इन दैट केस बेटा फिर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी को निकाल देना लात मार के। लात मार के, हाँ बेटा लात मार के मतलब निकाल देना, उसने कोई गंदी हरकतें करी होंगे तभी जाके ऐसा हरकत हुआ है, गंदी हरकत की वजह से निकाला है बेटा। A partner cannot be expelled from the firm by any majority of the partner unless a power to do so has been conferred by express agreement between the partners and has been exercised in good faith without a specific clause in the no partner can be expelled even by majority। सर क्या है बेटा, सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सर क्या है इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर गंदी हरकत कर देता है तो सोचो 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 डी है, डी सोचो डी एक पार्टनर है, डी ने गंदी हरकत करी बेटा, बदमाशी करी, फॉर्म के साथ फ्रॉड कर रहा था, तो एबीसी को पता चल गया, तो एबीसी ने कहा निकल जा तू यहां से, निकल जा, निकाल दिया डी को। लेकिन डी निकल नहीं रहा बेटा। तो सर क्या लॉ ये कह रहा है कि डी चाहे कितनी भी गंदी हरकत करे, कितना भी नीचे गिर जाए, एबीसी इसको नहीं निकाल पाएंगे, चाहे तीनों ने मिलकर वोटिंग क्यों ना डाल दियो, प्रचंड बहुमत हो, तब भी नहीं सर। हाँ बेटा, चाहे बेटा ये एक टांग में खड़े क्यों ना जाए तीनों एबीसी, तीनों के तीनों मिलकर मेजोरिटी क्यों ना करते, तीनों के तीनों मिलकर वोट भी क्यों ना डालते कि डी को निकालो, तब भी बेटा डी को निकाल नहीं सकते, तब भी डी को नहीं निकाल सकते। अगर अगर शब्द अब जोड़ दिया, अगर आपकी इंडियन पार्टनर, आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, एक्सपल्शन का अगर आपने कोई क्लॉज नहीं डाला, तो बेटा आप किसी भी पार्टनर को नहीं निकाल सकते, चाहे उसने कितना भी नीच काम क्यों ना कर दिया। आपने कहा सर ये तो लॉ ने बहुत गलत काम करा। बेटा लॉ ने एक्चुअली, लॉ जानता है यार ये गलत है, लेकिन पता क्यों, फ्रॉड की वजह से। बेटा पहले क्या होता था, बेचारा एक पार्टनर अच्छा होता था, अच्छी तरह करता था, लेकिन ये जो बाकी सोचो ये डी पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन ये एबीसी पार्टनर इससे चढ़ते हैं, पॉलिटिक्स करके इसको निकाल दिया, बोल के ये तो गंदा बच्चा है, ये गंदा काम करता है, पार्टनर धंधे में अच्छा काम नहीं करता। तो बेटा ऐसे केसेस में बेचारे जेन्युइन लोग होते थे वो भी निकल जाते थे। तो बेटा लॉ ने कहा यार ऐसा होने लग गया, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बेचारे जेन्युइन लोग भी निकल जाएंगे। तो लॉ ने ये बोला आप कोई भी पार्टनर किसी को नहीं निकाल सकता, कुछ भी, चाहे एक टांग पे खड़े क्यों नहीं होता, तुम लोग हिमालय में जाके एक टांग पे खड़ा क्यों नहीं हो ये एबीसी, तब भी डी को नहीं निकाल पाएंगे बेटा, नहीं निकाल पाएंगे। उन लोगों के चक्कर में करना पड़ा बेटा, अब ऐसा फिर ये लूप होल बन गया, ये अब डी अब चाहे कितना भी नीच काम करो तब भी नहीं निकाल पाएंगे बेटा। लेकिन बेटा यहां पे कैच है, ये तब होता है बेटा जब आपने कोई प्रोविजन लिखा नहीं, मतलब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है, एक्सपल्शन का कोई क्लॉज नहीं डाला हुआ आपने, तो ये चीज लगेगी यहां पे। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई क्लॉज बना रखा है कि हम किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हैं वोटिंग के थ्रू,
तो बेटा वही लॉ लगेगा, फिर प्रोविजन नहीं लगेगा ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अरे ये प्रोविजन ऑफ आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप आईपीए बोलूंगा बेटा मैं। प्रोविजन ऑफ आईपीए 1932 बेटा तब लगता है जब आपकी डीडी साइलेंट है। लेकिन जब बेटा आपकी डीड साइलेंट नहीं वॉयलेंट है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया हम किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हैं किसी वोटिंग से, तो बेटा फिर वही चलेगा। यहां पे साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है विदाउट अ स्पेसिफिक क्लॉज इन द डीड। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं तो आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते फिर ना, तो क्योंकि लिखा है ना इन गुड फेथ, क्योंकि हो सकता है बेटा आप उसको पॉलिटिक्स करके निकाल रहे हो, तो लॉ कहता है नहीं, अगर आपने कोई क्लॉज नहीं लिखा तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर क्लॉज लिखा है तो निकाल सकते बेटा। अब चाहे आपने उसको चाहे पॉलिटिक्स करके क्यों ना निकाल दे, निकाल सकते। चलिए बेटा, बेटा लास्ट पॉइंट है कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस। बेटा अकॉर्डिंग टू 16B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस, ये भी बेटा एक है। सब पढ़ते बेटा क्या लिखा प्रोविजन, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ ऑल द सेम नेचर as competing with that of the firm, he must account for and pay to the firm all the profits made by him in that business. Implication सर ये क्या है बताऊंगा, सॉरी पार्टनर्स implication बताता हूं बेटा। implication, partners are generally restrained from competing with the firm and any profits from such businesses must be handed over to the firm। बेटा ये जो पॉइंट है, आई होप आपको मैंने जब लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है ये फॉर्म, ये वाला पार्टनर एक लाइबिलिटी वो फॉर्म इन द कंपटीशन टू द लाइबिलिटी टू कंडक्ट द बिजनेस इन द कंपीटिंग फॉर्म। बेटा मैंने आपको एक लाइबिलिटी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको पढ़ाया एक लाइबिलिटी पढ़ाई थी वहां पे, लाइबिलिटी लाइबिलिटी टू द फर्म, लाइबिलिटी टू कंडक्ट द बिजनेस। अरे क्या था वो, मैं आपको बता देता हूं बेटा ये क्या था। हाँ, लाइबिलिटी टू कंडक्ट द बिजनेस इन कंपीटिंग द फर्म, इन कंपटीशन ऑफ द फर्म, ये मैंने आपको केस वहां पे बताया था बेटा, आई होप आपको वहां पे याद होगा। यही सेम स्टोरी यहाँ पे कट कॉपी लिख दी। मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर आप पढ़ेंगे तो अगर ए, अब यहाँ पे वही पार्टनर है, सोचो ए बी सी पार्टनर में डी पार्टनर, नो सोचा यार आप पता खाने पीने का आपने काम रखा हुआ, खाने पीने का काम है सोचो आपका, तो डी पार्टनर ने देखा यार मुझे सारी चीजें तो पता चल गई, मैं इनका पार्टनर हूं, मुझे पता है ये माल कहां से लेके आते हैं, किसको बेचते हैं, क्लाइंट्स कैसे हैं, अरे मुझे सीक्रेट्स तक पता है इनके मोमोज बनते कैसे हैं, चाउमीन कैसे बनती है, मंचूरियन कैसे बनती है। अबे तो क्यों ना मैं धंधा अपना अलग से खोल लूं, यहाँ पे सारे के सारे मिलके एक खोल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आता है सबके सब मिलकर बांटते हैं, बांटना पड़ता है यार। एक काम करता हूं ना, एक अपना ही धंधा अकेले खोल लेता हूं, उसमें जो सारा का सारा प्रॉफिट आएगा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा मैं खाऊंगा, कितनी अच्छी बात है। बेटा ये मत तो डी ने बेटा अंदर ही अंदर सोचा और ये करने लग गया, इसने कंपटीशन टू द फर्म ये धंधा खोल लिया। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर तूने ऐसी गंदी नीच हरकत करी, नीच हरकत और क्या, अबे जिसी की थाली में खाया उसी में छेद, इन्हीं से काम सीखा और इन्हीं बेचारों का बैंड बजा दिया, एक नया धंधा खोल के अपना कंपटीशन में खोल लिया। अगर तू डी इस एबीसी के अंदर काम नहीं करता, एबीसी के अंदर पार्टनर नहीं होता, तो क्या तुझे ये फर्म के बारे में पता चलता, क्या तुझे ट्रेड सीक्रेट्स पता चलते, क्या तुझे क्लाइंट्स की मीटिंग्स पता चलती, क्लाइंट्स डीलिंग पता चलती, क्या तुझे पता चलता ये माल कहां से लेके आते कहां से देते हैं। इनकी वजह से हुआ ना बेटा, इन्हीं को तू दगा दे रहा है एक धंधा नया खोल के, लालच की वजह से कि बस सारा का सारा प्रॉफिट मैं खा जाऊंगा। तो लॉ ने बोला ऐसे लोगों के लिए जो तुम वहां पे प्रॉफिट कमाओगे वो सारा का सारा प्रॉफिट इन पार्टनर्स में बटेगा, सारा का सारा फर्म में है। मतलब बेटा एक तरीके से सोचा इस डी ने एक अलग फर्म बना, एक अलग बिजनेस बना लिया, एक अलग बिजनेस बना लिया, गोलू लिमिटेड, गोलू लिमिटेड नहीं क्या कहते हैं उसको, गोलू बिजनेस बना लिया, मैसर्स गोलू है ना, गोलू बिजनेस बना लिया उसने, एक अलग से बिजनेस बना लिया किसका, मोमोज का। उसने उसने क्योंकि उसने देखा यार हम जो बिजनेस, क्योंकि ये जो फर्म के अंदर अभी ये काम कर रहा है एबीसीडी के अंदर, उसके बहुत अच्छे मोमोज बनते हैं, तो इसने रेसिपी यहाँ पे चुरा के फोटो खींच के अपने वहां सेम बिजनेस में लगा दिया, बेटा इसकी भीड़ यहां से यहां आ गई। तो ये इन्होंने सोचा यार ये कौन है, पता बाद में इनको पता चला एबीसी को डी ने हमारा धंधा कॉपी करके वहां पे खोल लिया। तो लॉ कहता कि बेटा ये जो डी तूने यहाँ पे चीटिंग करी है, तूने यहाँ पे कट कॉपी फॉर्मूला इनका लगा के अपना बिजनेस सेटअप करा है, तूने इनकी वजह से, इस बिजनेस की वजह से अपना बिजनेस सेटअप करा है। अरे अगर तेरे पास ये तू यहाँ पे नहीं होता, तुझे ट्रेड सीक्रेट्स नहीं पता चलते, तो तू अपने गोलू में बिजनेस कैसे खोलता। लॉजिक की बात बता रहा हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो लॉ कहता है ये जो बिजनेस का जो तूने प्रॉफिट कमाया तो एक्चुअली इनकी वजह से ही कमाया है, तो बेटा इनका हक बनता है। तो ये जो जितना भी प्रॉफिट सोचो, इसने 50,000 का प्रॉफिट
फॉर एग्जाम्पल बेटा सोचो उसने 50,000 का प्रॉफिट यहां पे कमा लिया गोलू से, ये सारा का सारा प्रॉफिट डी नहीं, अब इन चारों में बटेगा, फर्म में मिलेगा। अब बेटा ये मतलब सारा का सारा प्रॉफिट जो 50,000 का है फर्म के पास जाएगा, कौन सी फर्म, एबीसीडी के पास। तो बेटा जब सारा का सारा फर्म फर्म के पास आ जाएगा तो बेटा फर्म का प्रॉफिट कौन बांटेंगे, एबीसीडी। तो बेटा फिर से डी सो, तो आप बोलोगे सर फिर क्या फायदा हुआ डी को, इससे अच्छा तो धंधे में रहता, इससे अच्छा तो धंधे में रहता, फिर से क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट सब चारों में बट रहा है। अब इससे अच्छा तो फिर तू करता ही नहीं बेटा, इससे अच्छा तो फिर तू करता ही नहीं, क्योंकि अगर तू नहीं करता तब भी पहला बट रहा था, अब जब तूने अलग से धंधा खोल लिया तब भी तेरा बट रहा है, तो क्या ही फायदा हुआ। लॉ ने तभी कहा, हाँ लॉ ने यही बोला, अब कोई फायदा नहीं होगा अगर अलग से धंधे के कंपटीशन में कोई बिजनेस मत खोलियो, क्योंकि अगर तू धंधे के कंपटीशन में कोई बिजनेस खोल रहा है इसका मतलब तू धंधे की चीजें यूज करके वहां पे खोल रहा होगा, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की चीजें यूज करके मतलब वहां तू खोल रहा होगा, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की वजह से एक्चुअली तेरा वो धंधा चल रहा है, इसका मतलब उस पार्टनरशिप फर्म की वजह से तेरा धंधा चल रहा है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की वजह से तू वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो एक्चुअली उस प्रॉफिट का हकदार तो नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म है। तो बेटा वो सारा का सारा प्रॉफिट फिर इन सब के अंदर बटेगा, बात वही पड़ गई। बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया बेटा, इतनी डिटेल में आपको, पूरी लंबी क्लास हुई बेटा, ये हमारी बहुत लंबी क्लास हुई, 1 और 40 मिनट्स की हमारी पूरी क्लास हुई है। आई होप बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, इतनी डिटेल में मैंने आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब साइलेंट होती है समझाया, कोई इतनी एक्सप्लेन वेल एक्सप्लेन अब इस पे अवेलेबल नहीं है बेटा। अगली क्लास में बेटा, अगली क्लास में हमें आप बाकी प्रोविजंस की बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे उतर जाएंगे बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपके क्वेश्चंस लेके आया ना बेटा, ये मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेके आया बेटा, ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये कर लिया कि पार्टनरशिप डीड आपके लिए ऐसा हो जाएगा बेटा, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने ये लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जो मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ सबका सार है बेटा, ये बस 5 क्वेश्चन आपको करने चाहिए बेटा, पेपर चाहे हो बोर्ड का क्यों ना हो, ये 5 क्वेश्चन करके चले जाना पेपर में जाने से पहले बेटा, क्वेश्चन में कोई भी बोर्ड में आ जाए आप बोल देना बेटा बोर्ड वाले बना दे जो बनाना है, मैं हूं यहाँ पे, बस बेटा ऐसा हल हो जाएगा। तो रिवीजन करते रहनी बेटा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए है ना, शेयर करिए, लाइक करिए, ऐसे ही बेटा कंटेंट आगे आएगा, पूरा कोर्स अभी ऐसे हम बनाते रहेंगे सीरीज में। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।